करेंगे। चलो कॉपी एंड रिप्लेस। चलो कल हम जीडीपी एमपी की बात कर रहे थे। जीडीपी एमपी सबको समझ में आ गया। जीडीपी एमपी का मतलब है कि एक देश में एक साल में कुल उत्पादन, इसको बोलते हैं जीडीपी। सही है। हम बात करेंगे एनडीपी। एक एक करके हम इन शब्दों को आगे बढ़ाएंगे तो आप हमारा टॉपिक होगा एनडीपी एमपी। तो आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं और बहुत गौर से सुनना दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी। चलो दोस्तों एक फॉर्मूला है मेरे पास कि ग्रॉस सकल माइनस डेप्रीसिएशन माइनस मूल्यह्रास इज इक्वल टू नेट। बोले तो शुद्ध या निबल। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर हम ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर देते हैं तो उसे बोलते हैं नेट। कल डेप्रीसिएशन वर्ड का सिर्फ मैंने मतलब बताया था, लेकिन डेप्रीसिएशन का क्या यूज है वो नहीं बताया था कल। यस मैंने कहा था वो मैं बाद में बताऊंगा। तो जरा गौर से देखें दोस्तों, ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन हटा दो, सकल से मूल्यह्रास हटा दो तो बनता है नेट। अब देखना गौर से, अगर कोई मुझसे पूछे कि सर एनडीपी एमपी क्या है, तो दोस्तों मैं अपनी क्लास में सिर्फ जीडीपी एमपी की मीनिंग लिखवाता हूं। इसकी मीनिंग के आधार पर हम ये बाकी के 7 शब्दों की मीनिंग सीख जाते हैं। कैसे देखना, कोई मुझसे पूछे कि एनडीपी एमपी क्या है, तो कल मैंने आपको जीडीपी एमपी की मीनिंग लिखवाई। तो मैं एनडीपी एमपी की मीनिंग बोलूंगा। ऑनलाइन फोकस करेंगे तो मैं एनडीपी एमपी की मीनिंग बोलूंगा। जीडीपी एमपी की मीनिंग एक वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा रेखा के अंतर्गत सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाएं के बाजार मूल्य का योग, और बाद में बोलूंगा जिसमें से मूल्यह्रास हटा दो, जिसमें से मूल्यह्रास हटा दो, डेप्रीसिएशन क्या कर दो माइनस, तो बन जाएगा एनडीपी। बताओ दोस्तों क्या एनडीपी समझ में आया या नहीं? पक्का? सो व्हाट द एनडीपी इज जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन। देखो दोस्तों अभी रुको, अच्छी तरह देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहां देखो ग्रॉस में है जी, ये हो गया जी, डेप्रीसिएशन माइनस करो तो बनता है नेट, ये हो गया नेट। तो सीधी बात जीडीपी इस जी से डेप्रीसिएशन हटाओगे तो बन जाएगा नेट। तो आप दो बातें दिमाग में लोड कर लो, जब भी जी लिखा है इसका मतलब डेप्रीसिएशन शामिल है, और जब भी एन लगा है इसका मतलब डेप्रीसिएशन शामिल नहीं है। इसलिए देखो कल जीडीपी की मीनिंग लिखवाया लास्ट में मूल्यह्रास शामिल होता है। बोलो समझ में आ गया? क्योंकि जीडीपी हमें टोटल वैल्यू बताता है, लेकिन एनडीपी हमें क्या बताता है कि डेप्रीसिएशन को हटाकर जो वैल्यू बची उसे कहते हैं एनडीपी। क्या ये एनडीपी समझ में आ गया? नाउ तीसरा टर्म है दोस्तों जीएनपी। ये देखो जीएनपी। आइए अब हम बात करेंगे जीएनपी की। सो नाउ द नेक्स्ट टर्म इज जीएनपी एमपी। देखो दोस्तों आप गौर से देखो, हमें जीडीपी पता है, हमें क्या पता है, लेकिन यहां पर है जीएनपी। तो अंतर किसका है? नहीं नेट का नहीं बेटा, हाँ अंतर क्या है? डोमेस्टिक का और नेशनल का। बोलो यस। आप फिर से देखो, ऐसे मेरी स्टाइल से समझो कि हमें एनडीपी देखना था, हमें जीडीपी आता है, तो जीडीपी और एनडीपी में अंतर है ग्रॉस और नेट का, तो हमने एक फॉर्मूला याद कर लिया। दोस्तों आप देखो जीएनपी, तो आप देखो जीडीपी और जीएनपी में अंतर किसका है? डोमेस्टिक और नेशनल। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है कि अगर हम डोमेस्टिक घरेलू में एनएफआईए जोड़ दें तो बनता है नेशनल। ये मेरा एक फॉर्मूला है, प्लस एनएफआईए हिंदी में भी ऐसे ही बराबर राष्ट्र, बराबर राष्ट्र। दोस्तों दिस इज कॉल्ड जीडीपी और जीएनपी। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये है मेरे पास जीएनपी एमपी, ये मुझे कैलकुलेट करना है। मेरे पास है जीडीपी एमपी। अब अगर कोई मुझसे पूछे सर जीएनपी एमपी क्या होता है, तो दोस्तों एनएफआईए एक नया शब्द है। आइए पहले आपको एनएफआईए समझाते हैं कि एनएफआईए क्या है। इसका मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दिस इज कॉल्ड एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो यहां पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हिंदी में विदेशों, हिंदी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध या निबल साधन आय। देखो कितनी अच्छी बात है कि एनएफआईए क्या होता है। ये आधा, ये तो सिर्फ फुल फॉर्म है यार, ये तो सिर्फ फुल फॉर्म है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या होता है ये तो मैं अभी बताऊंगा। तो एनएफआईए क्या होता है, कितनी अच्छी बात है कि आधी आपको आती है बात, आधी मुझे बतानी है बस। देखना एनएफआईए में लिखा है, पहले बीच वाला शब्द देखो फैक्टर इनकम, हिंदी में फैक्टर इनकम, हिंदी में साधन आय। मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि साधन आय किसे कहते हैं। बताओ किसे कहते हैं? हाँ दोस्तों किराया, ब्याज, मजदूरी, लाभ, इन्हें हम बोलते हैं क्या? साधन आय। बोलो जी यस, इन्हें हम बोलते हैं साधन आय। अब देखना विदेशों से प्राप्त है, मैंने आपको नेट का मतलब भी बता रखा है। नेट का मतलब है अंतर, डिफरेंस। तो एनएफआईए विदेशों से, नेट का मतलब अंतर, फैक्टर इनकम का विदेशों से। इसका मतलब क्या है? देखो दोस्तों ये है हमारा हिंदुस्तान, ये है हमारा इंडिया, और ये है शेष विश्व। शेष मतलब इंडिया के अलावा पूरी दुनिया, इंडिया के अलावा पूरी दुनिया। तो मुझे बताइए क्या इंडिया के लोग या इंडिया की कंपनियां पूरे विश्व में काम करने जाते हैं या नहीं, या पूरे विश्व में है या नहीं? सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से पूरे विश्व के लोग और विश्व की कंपनियां क्या इंडिया के अंदर है या नहीं? जल्दी बोलो है या नहीं? तो दोस्तों जो विदेशों से फैक्टर इनकम आया, विदेशों से भारत के लोग या भारत की कंपनियां रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, किराया, ब्याज, मजदूरी, लाभ जो कमा के लाए, तो आया है तो प्लस कर लो,
और भारत से पूरे विश्व के लोग या कंपनियां जो साधन आय कमा के ले गए फैक्टर इनकम, इसे क्या कर दो माइनस। तो जितना फैक्टर इनकम आया माइनस कितना फैक्टर इनकम गया, जो रह गया इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। बोलो समझ में आ गया दोस्तों। इसी को हम दूसरी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हम ऐसे ही बोल सकते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नहीं समझे क्या दोस्तों? जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो फैक्टर इनकम, एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा आता है, और इंपोर्ट करते हैं तो पैसा तो आता है माइनस जाता है, जो रह जाता है दिस इज NFIA। बोलो समझ में आया व्हाट द NFIA इज? समझ में आ गया कि NFIA क्या है? पक्का, दैट्स कॉल्ड NFIA। हो गया। तो दोस्तों अब यूज देखो कि अगर डोमेस्टिक, मैंने एक फॉर्मूला बताया पहले, तो आपको ये फॉर्मूला नंबर 1 अपने दिमाग में लोड कर लेना है। अच्छी तरह इसको घूर के देख लो और निहार लो इसको अच्छी तरह, और दिमाग में लोड कर लो कि सकल से मूल्यह्रास घटाएंगे तो क्या बन जाएगा नेट, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन हटाएंगे तो क्या बन जाएगा नेट। दूसरा फॉर्मूला भी निहार लो कि दोस्तों घरेलू में NFIA जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा राष्ट्र, और NFIA क्या होता है वो मैंने समझा दिया। तो जरा ध्यान से देखना, अपन को निकालना है GNP, यहां लिखा है GDP, गौर से देखो ये डोमेस्टिक लिखा है, फॉर्मूला देखो डोमेस्टिक प्लस कर दो क्या NFIA, डोमेस्टिक में NFIA जोड़ा तो क्या बन गया नेशनल, दिस इज GNP। सही है। मैं दूसरी भाषा में इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या GNP का मतलब है GNP, MP का मतलब है GDP, MP में हम प्लस करें एक्सपोर्ट और माइनस करें इंपोर्ट। बोलो नहीं समझ पाए? हाँ, तो दोस्तों GDP प्लस NFIA इज इक्वल टू GNP, GDP प्लस NFIA इज इक्वल टू GNP। तो प्लस के बाद NFIA को रिप्लेस कर दिया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड GDP में एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो जोड़ दो और इंपोर्ट कर रहे हैं वो हटा दो तो बन जाएगा GNP। बताओ समझ गए? दैट्स इट। लास्ट शब्द जो है दोस्तों दैट इज NNP MP। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात तो ये कि मैं ये नहीं बताता हूं कभी, क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट खुद हमको बताते हैं। तो आप लोग मुझे अपने आप बताइए ये NNP MP क्या होगा, अपने आप बताइए, मैं यहीं पर बताता हूं, यहीं पर बताइए अपने आप। GDP MP, अब बताइए अपने आप। दोस्तों दोनों फॉर्मूले एक साथ रख दो, दोनों फॉर्मूले एक साथ रख दो। यार देखो पहला फॉर्मूला ये वाला, जो सकल से मूल्यह्रास हटाओ तो शुद्ध आ गया, देखना यहाँ सारे लोग, ये सकल, इससे क्या हटाओ मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन तो आ गया ये वाला N, बोलो मिल गया। दूसरा फॉर्मूला देखो, घरेलू में NFIA जोड़ो तो नेशनल, यहाँ देखो ये क्या है घरेलू, यहाँ पे क्या जोड़ो NFIA, देखो घरेलू में NFIA जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा नेशनल। तो अगर कोई मुझसे पूछे सर NNP MP क्या होता है, तो मैं क्या कहूंगा कि GDP की पूरी मीनिंग, और बाद में बोलूंगा डेप्रिसिएशन हटा दो NFIA जोड़ दो, बन जाएगा NNP MP। बोलो समझ गए? पक्का। अब दोस्तों हम सीधे लास्ट शब्द पे छलांग मारते हैं यहाँ से, और वो ये कि हमने GDP से धीरे धीरे कलम में यहाँ तक आएंगे, फिर हम निकालेंगे नेशनल इनकम। NNPFC को बोलते हैं नेशनल इनकम। आप इनके फुल फॉर्म लिख के लाए हैं क्या? चलो अब अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया रुक जाओ, हाँ ठीक है, NNPFC क्या होता है, फुल फॉर्म नहीं पूछेगा दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। फुल फॉर्म नहीं पूछा, चुपचाप कॉन्सेंट्रेट करो, जवाब देने के बजाय समझने का प्रयास करो। रट्टा मारने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ये। कुछ चीजें होती हैं रट्टा मार लो काम चल जाएगा, कुछ चीजें होती है जब तक समझोगे नहीं जब तक काम नहीं चलेगा, इसलिए इसको समझिए थोड़ा फोकस करके। देखो NNP MP तक तो मैंने आपको लाया हूं, अब बचा है NNPFC। तो अब आती है फॉर्मूला नंबर तीसरे की बारी। तो मेरे पास तीसरा फॉर्मूला है कि MP में से NIT माइनस कर दो तो बनता है FC। ये मेरा एक फॉर्मूला है, आपको सिंपल इसको ऐसे ही रट्टा मारना है इस फॉर्मूले को। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए, पहला फॉर्मूला ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट, सकल माइनस मूल्यह्रास शुद्ध। तीसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला घरेलू में NFIA जोड़ो, दैट इज नेशनल। तीसरा फॉर्मूला दोस्तों MP में NIT माइनस कर दो तो FC। आइए यहां पे पहले आप ये देखिए कि NIT क्या होता है, NIT, थोड़ा इसको देखिए NIT क्या होता है। दिस इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट शुद्ध, याद करो निबल अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध या निबल अप्रत्यक्ष कर, दैट इज कॉल्ड NIT। ये तो दोस्तों NIT का सिर्फ फुल फॉर्म है, ये NIT का फुल फॉर्म है। अभी NIT का मीनिंग मैं बताऊंगा आपको, ये तो फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, लेकिन इसका मतलब मैं समझाऊंगा, इसका मतलब मैं समझाऊंगा। और NIT क्या होता है, बस आप इसका एक फॉर्मूला याद रखें कि NIT बराबर इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। आप दोस्तों अब अप्रत्यक्ष कर क्या है वो अभी आपका विषय नहीं है, ये हम आपको बाद में बताते हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप बस इतना याद रखो कि 2 बातें याद रखो कि हम टैक्सेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल बस इतना याद रखें प्रत्यक्ष कर कंज्यूमर पे करता है और अप्रत्यक्ष कर प्रोड्यूसर, बस इतना याद रखें अभी के लिए। अभी मैं इतना ही बताऊंगा, प्रत्यक्ष कर कंज्यूमर्स के ऊपर लगता है और अप्रत्यक्ष कर प्रोड्यूसर्स के ऊपर लगता है। क्या इतनी बातें सभी लोग सेट है दिमाग में? बाकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होते हैं वो छोड़ो, फिलहाल मैंने इतना आपके जहन में इंस्टॉल किया कि अप्रत्यक्ष कर उत्पादकों से संबंधित है। किससे संबंधित है? अब आप वो वाला सर्कुलर फ्लो निकालो, या तो अपने दिमाग में निकालो या प्रत्यक्ष कॉपी में निकाल के देख लो। इंट्रोडक्शन वाला आप याद करो, प्रोड्यूसर्स उत्पादक गवर्नमेंट को क्या देते थे? टैक्स, तो वही है वो अप्रत्यक्ष कर। और दोस्तों उसके बदले सरकार प्रोड्यूसर को क्या देती थी? सब्सिडी, तो वही वाला सब्सिडी है वो, वही संबंध है यहाँ कि प्रोड्यूसर्स गवर्नमेंट को देते हैं अप्रत्यक्ष कर और उसके बदले गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को देती है सब्सिडी। बोलो क्लियर? आओ प्लीज फोकस करो और 100% अपने दिमाग का मुझे दो। NIT का मतलब है अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, इतना आपको याद रखना है। तो आप जरा यहाँ देखना, इसी को हम थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, नहीं आ रहा क्या समझ में? दैट इज FC। NIT का ये फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। दोस्तों MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी इज इक्वल टू FC। पेपर में हो सकता है ये वाला चीज भी पूछ लें, MP में इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो और सब्सिडी को हटा दो, मतलब जोड़ दो, तो बन जाएगा क्या? FC। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना जो डॉक्टर भरत बोल रहा है वो ये वाला फॉर्मूला, MP से NIT माइनस FC, खत्म बात। अब आप सारे स्टूडेंट बोर्ड की ओर देखते जाओ। अगर कोई मुझसे पूछे सर नेशनल इनकम क्या होता है, तो देखो अच्छी बात क्या है कि मैं नेशनल इनकम की कभी मीनिंग लिखवाता नहीं हूं अपनी कॉपी में, क्योंकि हमारे स्टूडेंट बिना मेरे लिखवाए नेशनल इनकम की मीनिंग समझ जाते हैं। ध्यान से देखना, अगर आप मुझसे पूछे सर राष्ट्रीय आय क्या है, तो मैं पहले GDP की पूरी मीनिंग बताऊंगा जो मैंने कल लिखवाई थी। बोलो जी यस, बहुत अच्छी तरह। फिर मैं इन तीनों फॉर्मूले, फॉर्मूला नंबर 1 जोर से पढ़ो क्या है, सही है, फॉर्मूला नंबर 2
और अभी मैं पूछूंगा और आप नहीं बता पाए, खड़ा करके बाहर भगा दूंगा, याद रखना। इसलिए अच्छी तरह देख लो, और मुझे पता है या तो बाहर भगाऊंगा या यहां पर दोस्तों मुर्गा बना दूंगा, याद रखना। अभी अभी देखो 5 मिनट में ड्रामा होगा, इसलिए पहले फिर से एक बार मौका दे रहे। 3 फॉर्मूले हैं बस, इन 3 फॉर्मूलों को याद करना है, नहीं तो अपनी बेइज्जती से बच जाएंगे आप लोग, नहीं तो फिर मैं नहीं जानता, आपकी इज्जत आपके हाथ में। बोलो जी यस, आ जाओ देखते हैं। पहला फॉर्मूला जल्दी बताओ। सही है, सीधी बात, जी से डेप्रिसिएशन हटाओ तो एन बन जाता है नेट। दूसरा फॉर्मूला, घरेलू में एनएफआई जोड़ो तो नेशनल बन जाता है। तीसरा फॉर्मूला, एमपी से एनआईटी घटा दो तो एफसी। सही है, सारे लोग देखना। अगर कोई मुझसे पूछे सर राष्ट्रीय आय क्या है, तो मैं कहूंगा जीडीपी की मीनिंग एक वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा रेखा के अंतर्गत सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग, जिसमें से मूल्य राशि को हटा दो। यहां देखते जाओ, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन हटाए, बिल्कुल सिस्टम से चल रहे हैं हम। पहले शब्द से पहले अल्फा से पहला अल्फा सेट, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन हटाओ तो नेट बन गया। फिर मैं कहूंगा प्लस एनएफआईए, बिल्कुल सिस्टम से पाता हूं मैं। डोमेस्टिक दूसरा आ जाओ, दूसरा डोमेस्टिक में एनएफआईए जोड़ा तो दूसरा आ गया नेशनल। और दोस्तों अब पी तो सब में साइलेंट ही है, अब ये क्या है एमपी, मैं कहूंगा माइनस एनआईटी। दोस्तों देखना, एमपी से तीसरा फॉर्मूला, एमपी से एनआईटी माइनस किया तो आ गया एफसी। दोस्तों व्हाट इज नेशनल इनकम आपके सामने लिखा है, बोलो समझ में आ गया? आ गया? किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, फिर हम पूछेंगे। अभी आप पूछ लो फिर हम पूछेंगे, और जो नहीं बता पाएगा सीधा बैग उठा के क्लास के बाहर, सीधा बैग उठा के क्लास के बाहर। तो 2 विकल्प होंगे, या तो बैग उठा के क्लास के बाहर, किसकी फोटो ले रहा है तू वहां, या तो बैग उठा के क्लास के बाहर, या दोस्तों यहां पर आके बैठ जाओ। लड़कियां इस साइड, लड़के इस साइड। दोस्तों आप लोगों को चूज करना होगा, आपको क्या करना है। अभी आप लोगों को जो पूछना है पूछ लो मुझसे, फिर मैं पूछूंगा आपसे। क्या तीनों फॉर्मूले सेट है? जल्दी से तीनों फॉर्मूले सुना दो। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट, दूसरा डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए नेशनल, तीसरा एमपी माइनस एनआईटी एफसी। हो गया? फिर से एक बार तीनों फॉर्मूले, पहला नेट डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए नेशनल, और तीसरा एमपी माइनस एनआईटी इज इक्वल टू एफसी। कोई समस्या? फिर से एक बार बोलो पहला फॉर्मूला। सही है, तैयार है बाहर जाने के लिए? जो कह रहे हैं यस सर, मैंने कहा तैयार है बाहर जाने के लिए, कह रहे हैं यस सर। दोस्तों दूसरा क्या है? नेशनल। तीसरा क्या है? एमपी माइनस एनआईटी इज इक्वल टू एफसी। सही है, चलो चलिए आगे। चलो मेरे प्यारे साथियों, आप अपनी कॉपी में भी देख सकते हैं, मैं आपको ये भी छूट दे रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्लास में आया है इतनी मेहनत से पढ़ने और उसे मैं बाहर भगा दूंगा उठाकर, इसलिए शिक्षक का हृदय बहुत उदार होता है ना, नहीं समझे? इसलिए अपनी कॉपी में भी देख सकते हैं। जैसे एक बार तीनों फॉर्मूले दिखाएं कि आ गए? पक्का? चलो लेकिन दिखा देते हैं, शिक्षक का हृदय बहुत उदार है। पहला फॉर्मूला देखो अच्छी तरह, सकल से मूल राशि हटाओ शुद्ध, चल रहा है। दूसरा देखो, सही है। तीसरा देखो, कोई समस्या? जीडीपी एमपी, फिर जिसको खड़ा करेंगे और जिससे पूछेंगे फिर वो बताएगा, बाकी का कोई नहीं बताएगा, और बिल्कुल अगल बगल वाला तो बिल्कुल भी नहीं बताएगा। सही है, चलो तुम खड़ी हो जाओ। पहली बार आई हो क्या क्लास में? पहली बार आई हो और आज ही तुम बाहर हो जाओगी, देखते हैं होगी कि नहीं। बताओ क्या करेंगे, बस सिंपल सा जवाब दे दो, मुझे कोई मतलब नहीं। जवाब दो। क्या करी? क्या क्या करी? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एमपी से एरो दिखा होगा तीर, वहां से यहां आना है जीएनपी एफसी पर। क्या करेंगे बस इतना बता दो। मैंने किसी से नहीं पूछा, सिर्फ उससे पूछा, और कोई गलती से बताता हुआ दिख गया भूत यहीं बना दूंगा मैं उसको। इसलिए बताओ, जवाब दो, मुस्कुराहट मत दो अपनी, जवाब दो जल्दी, देख के बताओ आराम से। हाँ आप खड़ी होइए, शाबाश, तुम बता दोगी, कॉन्फिडेंस है हमें। बताओ हाँ क्या करें, बोलो अच्छी तरह बोलो। माइनस होगा मूल्य राशि, शाबाश। देखो मतलब ग्रॉस से मूल्य राशि माइनस, देखो कितना, पहले टर्म का पहला फॉर्मूला, दूसरे टर्म का दूसरा, और तीसरे एमपी का तीसरा। बोलो जी सिंपल है। तो ये ग्रॉस से माइनस डेप्रिसिएशन माइनस होगा। तो बेटा यहाँ कहीं तुम्हें नेट दिख रहा क्या? 1 मीटर दिया बचपन में, वहां भी जी है यहाँ भी जी है, तो पहला फॉर्मूला कहां से घुसा दोगी तुम बीच में? बताओ। क्या तुम्हारी शकल या खामोशी देखने के लिए खड़ा किया क्या हमने? जाने के लिए किया? बताओ आगे। हाँ भाई टोपे, टोपा आएगा भाई, आ गया, जल्दी जल्दी मेरे भाई, हाँ जल्दी आओ, आगे आओ। चलो आप, हेलो, हाँ बताओ, बता जल्दी बताओ बेटे। भाई हीरो, मैंने कितने अच्छी तरह तुम्हें टाइम दिया था, मैंने कहा था फिर से देख लो, मैंने कहा था कॉपी में देख के बताओ, कॉपी में देख के बताओ, जैसे बताना वैसे बताओ, बस मुझे जवाब चाहिए। तुम दे सकती हो? माइनस डेप्रिसिएशन होगा, कान में लग जाएगा एक, अभी होश में आ जाएगी। क्या ये भी ग्रॉस डेप्रिसिएशन माइनस होगा? कह रही नहीं सर प्लस डेप्रिसिएशन होगा। चलो हीरो जल्दी बता भाई, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। हाँ भाई देख के बताओ, जवाब दो। क्या आप लोगों को, तुमसे नहीं पूछ रहे, क्या आप लोगों को नेशनल इनकम के एमसीक्यू में ऐसे सवाल मिले थे या नहीं? किस किस को मिले थे? यस, ऐसे सवाल आते हैं बस। नहीं देखो ये भी नहीं बता पा रहा। हाँ भाई हीरो बताइए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्लस एनएफआईए, तालियां बजाओ इसके लिए। प्लस एनएफआईए, तुम्हें ये नहीं आ रहा इतना सा, मेरे मुंह में मुक्का मार देंगे, बता दिया जल्दी। तो और क्या करेंगे? ओए तुमने से किसी ने जवाब दिया क्या इसको? चलो और क्या करेंगे? उसी को बता दें तो। और क्या करेंगे? बैग उठाओ तुम तीनों लोग, चारों बैग उठाओ, बाहर जाओ, जल्दी बताओ और क्या करेंगे? क्या कॉपी वहां छोड़ गया, दौड़ के लेकर आ। तुझे क्या लगता, तू खिलाड़ी तो मैं उससे ही बड़ा खिलाड़ी। यार हाँ दूसरे की देख ले, दूसरे की देख ले, मुझे जवाब चाहिए बस। ऑनलाइन बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। आप बताइए, आप सेकंड बेंच। हाँ और क्या करेंगे? हैं माइनस मूल्य खड़ी रहो बेटा तुम। नहीं हो गया तुम्हारा काम, अब क्या हो गया तो हो गया। हाँ भाई आप, हाँ और क्या करेंगे? बैठ जाइए आप,
माइनस NIT। सही है, बैग उठाओ तुम लोग बाहर। तुमने पैसे जमा कर दिया, एडमिशन ले लिया नहीं है? लियो ना, पैसा दे दिया ना तुमने, अब बैग उठाओ बाहर जाओ। पता पड़े कोई आया हो पहले ही दिन और पता पड़े टीचर पहले दिन भगा दे तो बेचारा अच्छा खासा धंधा और कमजोर हो जाएगा हमारा। अब तो ले लिया, तुम फंस गए, तुम बाहर जाओ। चलो उठाओ जल्दी बैग उठा जाओ। 1 2 3 4। अरे भाई साहब आपके पास एक मौका और है, आपने आधी जवाब दिया था, बाकी तुम लोगों को एक मौका और दे रहे, जवाब दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बाहर। ठीक है चलो, NDPFC। चलो पहले आप बताइए। नहीं, चलो सरेंडर कर दिया तुम। प्लस NFI। चलिए हो गया तुम्हारा काम, बैग उठाओ। बैग उठा जल्दी भाई, इनको बाहर करो। चलो बोलो। माइनस मूलराज, तुम भी बेटा बाहर हो। चलो जी मैडम, तुम भी बाहर हो चुकी। चलो इसका बता दो, नहीं पता बाहर जाओ। बैग आप बताएंगे क्या करेंगे? मूलराज माइनस, बेटा निकाल लो वहीं से। चलो जाओ बाहर। चलो अभी तुम्हारे साथ और भी आएंगे, चिंता नहीं करो, ये तो पहला लॉट है अभी। जल्दी बेटे भाई साहब, वो भी एक, वो है, जल्दी बाहर। क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है, बाहर। चलो जल्दी जाओ, मेरा टाइम बर्बाद मत करो भाई। चलो हाँ भाई, अभी मैं पूछूंगा, आप खड़े हो जाओ। खड़ी हो जाओ, देखो देखिए खड़ी नहीं हो रही वो, कहीं मैं खड़ी होंगी बाहर ना चली जाऊँ। खड़ी हो जा, अभी तो बाहर होगी, कोई बात नहीं, खड़ी हो। मैंने कितने अच्छे से प्यार से पढ़ाया ना, ऐसे पढ़ाया ABCD की तरह। खाली याद करो, मैंने कहा A फॉर एप्पल, ऐसे मैंने कहा G फॉर ग्रॉस, D फॉर डोमेस्टिक, ऐसे पढ़ाया था आपको। उसके बाद भी याद तो मैंने, हाँ जी तुम्हें नहीं आ रहा, तुमने पहले सरेंडर कर दिया। आप बताओ, खड़े हो जाओ। हाँ बार बार प्लीज, ना कुछ नहीं है मुझे, जल्दी। इसके बाद भी क्लास है क्या? तो बैग नहीं रहने दो, अगली क्लास में आना तुम। चलो जल्दी जाओ, बाहर जाके मौज लो, टेस्ट है ठीक है, या जो भी हो तुम्हारा तुम जानो। माइनस मूलराज, लास्ट कॉल बोलो जल्दी, क्या होगा? माइनस मूलराज होगा, डेप्रिसिएशन, और बताइए और कुछ होगा? ओए तुझसे पूछा क्या, कौन बोल रहा है? हाँ खड़ा हो जा भाई, वही पोल के पास खड़ा हो जा भाई। कोई बात तो ये भी नहीं कह सकते, नहीं बोला, खड़े जाओ, बाहर जाओ, क्योंकि तुमने गलत जवाब दिया ना। क्योंकि तुमने गलत जवाब दिया ना। चलो बेटा इन्हें भी करो, करो करो करो, चाहे तुम बाहर जाओ अंदर, पैसा में बराबर मिलेगा। भैया जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया तुम्हारा, और चलो बीच में भैया, भैया जल्दी। तुम क्या बेशरम हो गया? बाहर जाओ। नहीं नहीं, क्या हमने तुमसे पूछ, अच्छा बोलो, चलो दूसरा आगे बोलो। प्लस प्लस NIT, चलो माइनस प्लस की तुम्हें माफी देते हैं, माइनस NIT। सही है, आप बैग उठा के बाहर जाइए। आप क्यों खड़े हैं? वो चला गया वो वाला, और वो चला गया। हाँ तुम भी बेटा, कौन बुला के लाओ उसको बाहर से, दूसरे वाले को बुला के लाओ जल्दी। मैंने थोड़ा सा गलत बोला यार, पता नहीं मुझे। भैया एक काम करो, तुम सबको बुला लाओ, जाओ तुम सब लड़कियों को बुला के लाओ, जल्दी जाओ। शिक्षक का हृदय बहुत उदार होता है भाई। जल्दी जल्दी बुला के लाओ। चलो बताओ सारे लोग जल्दी से, GDP MP, जल्दी बताओ क्या होगा? नो वो तो ऊपर है, चलो GDP FC, बताओ क्या होगा? है माइनस NFIA, कुछ और होगा? कुछ और होगा? चलो NNP MP, बताओ। नो मैं इसको करूंगा, रुको रुको रुको, मैं करूंगा GNP MP। अब बताओ दोस्तों, ये देखो, रुको, ये नेट है, ये ग्रॉस है, तो जाएगा माइनस प्लस डेप्रिसिएशन। कितने बच्चों को ये आगे हाथ ऊपर करो, पक्का? चलो यहाँ देखो, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, तो प्लस NFIA, कोई दिक्कत? यहाँ FC है, यहाँ MP है, तो ये प्लस NIT। थैंक यू नहीं बोलोगे तुम लोग? दिस इज कॉल्ड प्लस NIT। हो गया काम? चलो दोस्तों ये देखो, NNP MP, जल्दी बताओ क्या होगा? ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA। हो गया? चलो यहाँ से यहाँ जल्दी, माइनस डेप्रिसिएशन हो गया, और FC से MP तो प्लस NIT हो गया। चलो यहाँ से यहाँ जल्दी, ग्रॉस नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक नेशनल प्लस NFIA, और दोस्तों FC MP प्लस NIT। कोई समस्या? चलो यहाँ से यहाँ, नेट नेट डोमेस्टिक नेशनल प्लस NFIA। कितना इजी यार, तीन ही फॉर्मूले तो हैं, पहले से पहला फॉर्मूला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा। पहला है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट, वो आ गया वहां टोपा वाला जो था, है? अरे इसको तुम्हारे साथ कहां गया वो जो था दूसरा? जब तुम देखते हो नीचे देखते हो, ब्लू कलर का टोपा लगाए हैं, जल्दी आओ, गेट के बाहर से पकड़ के लाओ उसको, दौड़ के स्पीड में। सोच रहे होंगे ये तो वो छोड़ो, वो तो गालियां दे रहे हो, वो सब ये दे रहे होंगे ना। दोस्तों ये डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFI, और ये FC से MP तो प्लस NIT, क्योंकि NIT से FC तो माइनस होता है, तो FC से NIT तो प्लस। तीन ही फॉर्मूले तो हैं यार, है नहीं? नाउ अब बताइए दोस्तों, नेट ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन हो गया, NP MP NP MP, कुछ नहीं होना। चलो हो गया, सारी हो गए। अब दोस्तों इन सबके पापा NNPFC, क्योंकि इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। चलो जल्दी बताओ, माइनस NIT, यहां से यहां बताओ, ग्रॉस नेट माइनस डेप्रिसिएशन। रुको रुको, पहला फॉर्मूला ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस नेट हो गया, दूसरा फॉर्मूला डोमेस्टिक में NFIA जोड़ दो तो बन जाएगा नेशनल, और ये भी FC तो तीसरा फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। हो गया? चलो अब यहां से यहां जल्दी, माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस NIT। सही है? अगर दोस्तों पूछा जाए कि नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, नहीं बताओ NPFC है, तो मैं GDP की मीनिंग बताऊंगा। एक वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा रेखा के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग, जिसमें से मूल्यह्रास हटा दो, NFIA जोड़ दो और NIT हटा दो, बन जाएगा नेशनल इनकम। दैट्स इट। क्या समझ गए? समझ गए? इसे बोलते हैं नेशनल इनकम। और दोस्तों आप लोग PYQs या आप लोग अपने घर पर जो MCQs कर रहे हैं, आप उन्हें करिए, किसी भी इकोनॉमी के किसी भी किताब के MCQ लगाइए। नेशनल इनकम में अगर 50 क्वेश्चन पढ़ोगे तो 10 से 12 सवाल इसी पे मिलेंगे आपको। बोलो जी यस। और ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, तो पता नहीं आपको समझ में आया या नहीं आया, लेकिन मैंने तो पूरा प्रयास किया। तीन ही फॉर्मूले हैं बस। बोलो जी यस। आ गया? चलो डांस चल रहा क्या कि वंस मोर, राइट? तो मेरे प्यारे साथियों, दिस इज नेशनल इनकम। आगे चलते हैं थोड़ा, ये तो नेशनल इनकम हो गया। इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है, और वो ये है
अच्छा, कल की क्लास याद करो। कल मैंने कहा था प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। कुछ याद आया? और तीनों मेथड के माध्यम से ये आप घर पे बनाएंगे बैठकर, इसकी जगह छोड़ लीजिए दोस्तों। तीनों बाकी तो आपने लिख लिया होगा सारा। तीनों मेथड, जैसे मैंने कहा था पहले मेथड से, प्रोडक्ट मेथड में याद करना थोड़ा सा कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों के कुल उत्पादन को जोड़ते हैं तो बोलते हैं जीडीपी। और जीडीपी को मैंने कहा था घुमा फिरा के क्या निकालते हैं, वो देखो मैंने जीडीपी को घुमा फिरा के क्या निकाल दिया, राष्ट्रीय। बोलो, मुझे लग रहा समझ गए आप लोग। दैट्स इट मेरे प्यारे साथियों, ये तो हो गया नेशनल इनकम। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखिए जगह छोड़कर, टाइप्स ऑफ इनकम, आय के प्रकार। टाइप्स ऑफ इनकम, आय के प्रकार, आय के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनकम, आय के प्रकार। तो मेरे प्यारे साथियों, नंबर 1 तो मैं यही लिखूंगा, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, एनएनपीएफसी को। कोई दिक्कत? दूसरी बात, एक होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो मैं कहूंगा कुल राष्ट्रीय आय, मतलब एनएनपीएफसी कैसे क्या कह लो, क्या कुल राष्ट्रीय आय बोलो तो एनएनपीएफसी डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या, तो हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। कोई समस्या? पक्का? चलो दोस्तों, इसके अलावा एक और टर्म ध्यान समझिए, एक होता है निजी आय। ये थोड़ा तगड़ा शब्द है, इतना सस्ता नहीं है इतने में तुम्हें समझ में आ जाए। निजी आय, दैट इज प्राइवेट इनकम। लंबा चौड़ा फॉर्मूला है इसका भाई, लंबा चौड़ा। आइए पूरा फॉर्मूला बताते हैं। इसका मतलब है निजी क्षेत्रों की आय। एक एक करके तुरंत की तुरंत पकड़ते जाना। निजी क्षेत्रों की आय, भाई निजी क्षेत्रों की आय का मतलब है, जैसे खान ग्लोबल स्टडीज एक प्राइवेट सेक्टर है, रिलायंस हो गया, जियो हो गया, टाटा हो गया, इन्फोसिस, विप्रो, जितने भी हमारे इंडिया के प्राइवेट सेक्टर्स हैं, इन सबकी इनकम को जोड़ दो तो वो यहाँ आ गया निजी क्षेत्रों की आय। प्लस प्लस एनएफआईए क्या होता है, आज ही बताया आपको। प्लस राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज क्या होता है वो मैं समझाऊंगा। राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज याद करो दोस्तों, क्या हमारे देश से सरकार लोन लेती है? क्या उसे एनएससी और केवीपी कहते हैं? दोस्तों जो सरकार ने हमसे एनएससी और केवीपी में पैसा लिया, देखते जाना, वो सरकार के लिए क्या राष्ट्र ऋण है? वो क्या है? यस, उस पर गवर्नमेंट हमें क्या देती है, तो वो हमारी इनकम बनेगी, तो राष्ट्र ऋणों पर ब्याज। बोलो, नहीं समझ में आया? ऐसे दोस्तों यहां पे आता है शेष विश्व से प्राप्त, शेष विश्व से प्राप्त, शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध वर्तमान स्थानांतरण, स्थानांतरण या हस्तांतरण भी होता है ये, हस्तांतरण। सबसे पहले दोस्तों आप एक बात याद रखें, क्या मैंने आपको स्थानांतरित आय या ट्रांसफर पेमेंट, स्थानांतरित भुगतान पाया था आपको? कौन देता है? किसको? कंज्यूमर सेक्टर को, उपभोक्ता को। क्या उसके बदले उपभोक्ता सरकार को कोई सेवा देते हैं? बस अब हमेशा याद रखो, मैं तुम्हें एक लॉजिक दे रहा हूं कि जब भी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ें हस्तांतरित आय या स्थानांतरित आय या भुगतान, या वर्ड पढ़ें हस्तांतरित या स्थानांतरित, इंग्लिश में ट्रांसफर, पेमेंट या इनकम, कुछ भी, तो इसका मतलब बस एक बार दिमाग में नोट कर लो, इसका मतलब होता है एक तरफा। बस क्या मतलब होता है? जैसे सरकार हमें स्कॉलरशिप दे रही है, वो हस्तांतरित आय है, क्या उसके बदले हम सरकार को कुछ देते हैं सेवा? बस जो एक तरफा होता है उसे बोलते हैं स्थानांतरित या हस्तांतरित। आइए एक एक वर्ड पर अपन को मास्टर बनना है अपन को। शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध, शुद्ध का मतलब मैंने आपको बताया नेट, और नेट का मतलब है जो आएगा माइनस जाएगा। और दोस्तों वर्तमान स्थानांतरण या हस्तांतरण, इसका मतलब ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। स्थानांतरण का मतलब है, वर्तमान स्थानांतरण का मतलब है, जैसे मैं यहां लिख भी देता हूं, इसका मतलब है दोस्तों गिफ्ट्स, हिंदी में लिख देते हैं उपहार, राइट, अनुदान, अनुदान को बोलते हैं ग्रांट्स, कॉमा या कोई भी दान। दोस्तों इसे बोलते हैं वर्तमान हस्तांतरण या वर्तमान स्थानांतरण। ध्यान समझना, शुद्ध का मतलब आया माइनस गया, लिखा विशेष विश्व से प्राप्त है। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब यह हुआ कि इंडिया में, पूरी दुनिया से जितना भी गिफ्ट, ग्रांट्स, डोनेशन, दान आया माइनस कितना भी गया, जो रह गया दैट इज कॉल्ड विदेशों से प्राप्त शुद्ध वर्तमान स्थानांतरण। बोलो, लाइन समझ में आ गई? प्लस प्लस सरकार के द्वारा, सरकार के, राइट, वर्तमान हस्तांतरण। तो मतलब भैया आप समझ गए, हस्तांतरण मतलब इसका मतलब है गवर्नमेंट हमें जो भी देती है। जैसे हस्तांतरण का मतलब यहां पे क्या हो गया, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, बोलो जी यस, या क्या पेंशन, ओल्ड एज पेंशन करेंगे आप लोग, ये कह लो ओल्ड एज पेंशन, बोलो जी यस, एटसेट्रा, सब्सिडी वगैरह। दोस्तों ये सब आ गया सरकार के द्वारा। यहाँ पे शिश, यहाँ पे शुद्ध वर्ड क्यों नहीं लिखा, ये सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि हम सिर्फ सरकार से लेते हैं, हम देते तो नहीं है, इसलिए। दोस्तों इन 4-5 चीजों को जोड़ दो, 1 2 3 4 5, इन 5 चीजों को जोड़ दो तो बनता है देश का प्राइवेट इनकम। बताओ ईमानदारी से प्राइवेट इनकम का मतलब समझ में आया है नहीं? सही है। आपको क्या करना है पेपर के लिए, वो ध्यान से सुनो। पेपर में क्या आता है वो सुन लो बस। पेपर में आता है निम्न, वैसे प्राइवेट इनकम से कभी सवाल नहीं बनता। सवाल कैसे बनेगा, इसके आगे जो पढ़ाएंगे, इसके आगे जो पढ़ाएंगे उससे सवाल बनता है। लेकिन अगर मान लो ये पूछ लिया गया निजी आय में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल होता है, तो आपको पता होना चाहिए पूरे देश के निजी क्षेत्रों की आय, राइट। निजी आय किसी व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे देश की है। तो निजी क्षेत्रों की आय प्लस एनएफआईए प्लस राष्ट्र ऋणों पर ब्याज प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण प्लस सरकार के द्वारा वर्तमान हस्तांतरण, बस इतना याद रखना है आपको। इसका कुछ नहीं उपाय। पहला उपाय है कि जो लिखा है उसका मतलब समझ में आना चाहिए, वो टीचर का काम है। जो लिखा है उसे याद करना आपका काम है। दैट्स इट, पूरा सॉर्टेड। बोलो जी यस, टीचर का काम है एक एक शब्दों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली समझा देना, वो मैंने कर दिया। आपका काम है इनको याद कर लेना, वो आप करिएगा बैठकर। क्या मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट है? नहीं है कि नहीं? याद तो आप ही करेंगे, टीचर तो सिर्फ समझा सकता है कि क्या है क्या नहीं। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और काम है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, वैयक्तिक आय। वैयक्तिक या हो सकता है पेपर में कई बार लिखा हो व्यक्तिगत, व्यक्तिगत आय, हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल इनकम। ये आपके काम का है, यही क्वेश्चन पूछते हैं जब आप पीवाईक्यूज करेंगे तो आपको ये सवाल भी मिलेंगे। व्यक्तिगत आय ये क्या होता है? तो बाकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत आय ये क्या होता है दोस्तों? जो भी हमारी निजी आय आई, कौन सी आय? निजी आय।
कैलकुलेट हुई तो अलग है ना, यहाँ से निजी आय है। आइए अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, और वो ये, एक जना कह रहा है कि सर चैट जीपीटी से सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक के बन गए। कह रहा थैंक यू, सारे बन जाएंगे दोस्तों। आप कहीं भी किसी भी किताब में सॉल्व करिए, जो चैप्टर अपन पढ़ लेंगे उसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, और उसके क्वेश्चन आए तो पेपर में भी हो जाएंगे। और पेपर में कुछ ऐसा आ गया जो अपन ने नहीं पढ़ा, जैसे मैं आप सबके बैच में कृषि वगैरह नहीं पढ़ा था दोस्तों, वो आ गया कृषि से कोई सवाल तो छोड़ देना, और क्या है भाई, अगर 10 बाय 7-8 कर लिए तो काफी है, क्यों 10 के 10 के पीछे पढ़े। कृषि एक बहुत बड़ा विषय है, आप उतना पढ़ाएंगे 20-30 घंटे लगेगा, इससे अच्छा उस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, वो ज्यादा बेटर है। रादर देन आप वो टाइम आप केमिस्ट्री में लगा दो, तो आपको पूरी केमिस्ट्री से 7-8 क्वेश्चन हो जाएंगे उतने टाइम में। तो स्मार्टनेस के साथ पढ़ाई करी जाती है कोचिंग में, है ना। लेबोरियस बनकर अगर आप पढ़ेंगे तो वो एकेडमिक्स तक सीमित है। अगर दोस्तों आपकी आंखों पे मोटे मोटे चश्मे चढ़े तो इसका मतलब आप बहुत मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, तो वो स्कूल और कॉलेज तक सीमित है। लेकिन यहाँ कंपटीशन में मोटे चश्मे वाला फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लेबर चाहिए नहीं, यहाँ पे तो स्मार्टनेस चाहिए। कभी खेल खाल गया, घूम फिर के 1 घंटा पढ़ लिया, फिर घूम फिर गया, फिर 1 घंटा पढ़ लिया, फिर दोस्तों एनआईटी किसी के साथ मिलकर आए, एनआईटी के घाट पर 1 घंटा टाइम इन्वेस्ट करके फिर आके 1 घंटा पढ़ लिया। ऐसे बच्चे सेलेक्ट होते हैं कंपटीशन में। बोलो जी यस, बहुत मेहनत नहीं चाहिए, यहाँ पे स्मार्टनेस चाहिए बस। तो भाई अपने स्मार्टनेस के साथ पढ़ा देता है जो भी चीजें होती हैं। अभी देखो मैं आपको बताऊं, किसी भी कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है, क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो कंपनी अपने प्रॉफिट का क्या करती है, थोड़ा मुझसे ज्ञान प्राप्त करो। अगर कभी भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो अपनी हर कंपनी अपने प्रॉफिट का क्या करती है, तो हर कंपनी अपने प्रॉफिट का क्या करती है वो समझना। सबसे पहले गवर्नमेंट प्रॉफिट का एक हिस्सा सरकार को देती है, और उसे बोलते हैं निगम कर। एवरीवन क्या बोलते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स। तो सीख लो, जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसका सबसे पहला हिस्सा वो गवर्नमेंट को देगा, और उसे बोलते हैं निगम कर। बोलो दे दिया। दूसरा हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देगा, शेयर धारक को, जिसे कहते हैं डिविडेंड, हिंदी में कहते हैं लाभांश। एक नया शब्द भी सीख लिया इसी बहाने आपने, क्या कहते हैं, लाभांश। तो लाभांश का मतलब क्या है, वैसे देख लो, लाभ का अंश हो गया, लाभ का अंश जो कंपनी सभी शेयर धारकों को बराबर हिस्सों में देती है, इसको बोलते हैं लाभांश। कोई समस्या ना। अब दोस्तों एक कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उसने सबसे पहला हिस्सा सरकार को दिया, दैट इज कॉल्ड निगम कर। दूसरा हिस्सा अपने शेयर धारकों को दिया, उसे लाभांश। मजे मजे में आप ये भी समझ गए कि लाभांश लाभ का वह अंश है, हिस्सा है जो कंपनी सभी शेयर धारकों को बराबर हिस्सों में देती है। मीनिंग भी समझ गए। तीसरा हिस्सा हमेशा कंपनी अपने पास रखती है, और इसको कहती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ। इसको हम कहते हैं अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या इसी को हम कहते हैं निगम बचत, कॉर्पोरेट सेविंग्स, निगम बचत। दोस्तों ये कंपनी अपने पास क्यों रखती है, जिससे कंपनी का जब बुरा वक्त आएगा तो कंपनी के पास कुछ पैसा होना चाहिए, मतलब लाभ का वो हिस्सा जो कंपनी ने वितरित ना किया हो, दैट इज अवितरित लाभ। बोलो समझ गए। तो एक कंपनी अपने प्रॉफिट का ये काम करती है, ये 3 टुकड़ों में बांटती है। आइए जरा ध्यान से देखिए, जो भी निजी आय आई, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे निजी आय हो या वैयक्तिक आय हो, ये पूरे देश की है, किसी एक बंदे से संबंधित नहीं है। बोलो क्लियर है दोस्तों। जो भी निजी आय आई, भारत की निजी आय, इसमें से माइनस हम सबसे पहले करेंगे निगम कर। एवरीवन क्या माइनस करा हमने, क्या होता है मुझे बताना नहीं है, मैं बता चुका, निगम कर। बोलो जी यस। अगर कंपनी ने शेयर बांटे हैं तो माइनस डिविडेंड कर देगी, नहीं बांटे तो नहीं करेगी, इसलिए वो छोड़ो। माइनस अवितरित लाभ, कंपनी अपने लाभ का कुछ हिस्सा अपने पास भी रख लेगी, अवितरित लाभ। जो बचा उसी को कहेंगे वैयक्तिक आय। खत्म बात। तो आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, आप एमसीक्यू सॉल्व करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओ, आपको ये सवाल जरूर मिलेगा। नहीं मिला तो किताब फाड़ देना, क्योंकि वो तुम्हारी किताब काम की नहीं है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलो जी यस। और मिल गया तो कर लिया तो मौज ले लेना। बोलो जी यस। यही क्वेश्चन मिलेगा कि वैयक्तिक आय या व्यक्तिगत आय क्या होता है, तो आंसर लिखा होगा निजी आय माइनस ये, सेम ऐसे लिखा होगा। बोलो जी यस। तो आप निजी आय से निगम बचत, नहीं आप निगम कर हटा दो और निगम बचत हटा दो, तो क्या बन गया, निजी आय। बोलो जी सही है। मेरे प्यारे साथियों, इन सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा बार पेपर में आता है वो 5वां है, या तो पेपर में दूसरा आता है या 5वां आता है सबसे ज्यादा, वो है वैयक्तिक प्रयोज्य आय। वैयक्तिक प्रयोज्य आय इसे बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, दैट इज कॉल्ड वैयक्तिक प्रयोज्य आय। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वैयक्तिक प्रयोज्य आय क्या होता है, बहुत गौर से देखना। वैयक्तिक प्रयोज्य आय क्या होता है, फोकस करेंगे थोड़ा सा, मुझे सुनेंगे ध्यान से। अभी हमने जो वैयक्तिक आय निकाली थी, कौन सी आय बताओ, कैसे निकाली थी, जल्दी बोलो। निजी आय से निगम कर और अवितरित लाभ माइनस करके। फिर से देखो, वैयक्तिक आय निकालने के लिए निजी आय का उपयोग करते हैं, और वैयक्तिक प्रयोज्य आय निकालने के लिए वैयक्तिक आय का उपयोग करते हैं। अब मेरे स्टाइल से समझो, फिलहाल निजी आय, वैयक्तिक आय और वैयक्तिक प्रयोज्य आय ये पूरे देश की है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। इतनी बात सॉर्टेड है। दूसरी बात, ये मेरे स्टाइल से समझो आप। मैंने कहा निजी आय में पूरे निजी क्षेत्रों की आय, देश में जितने भी प्राइवेट कंपनीज है, तो आप मेरे स्टाइल से समझो कि मेरी एक कंपनी है। एवरीवन क्या है, मेरी एक कंपनी है। तो मेरी जो कंपनी की टोटल इनकम है, मेरी कंपनी की टोटल इनकम है, वो हुई निजी आय। सही है। मैंने अपनी कंपनी की इनकम से टैक्स दे दिया, कंपनी की इनकम से अवितरित लाभ दे दिए, तो ये बन गई वैयक्तिक आय। ये मेरी आय है, मेरे स्टाइल से समझो। तो वैयक्तिक आय मेरी आय हो गई, निजी आय मेरी कंपनी की आय हो गई। ध्यान से देखना, मैंने वैयक्तिक आय में, मेरी आय में मैंने माइनस किया आय कर, इनकम टैक्स, या मैं और अच्छे से लिखूं तो मैं लिखूंगा प्रत्यक्ष कर। आज ही बताया मैंने, प्रत्यक्ष कर जो लोग देते हैं। बोलो जी से, ये लो आय कर, मैंने इससे प्रत्यक्ष कर माइनस कर दिए अपनी इनकम में से। फिर से समझो, मेरी कंपनी की इनकम निजी आय, कंपनी के टैक्स दे दिया, बचत रख लिया, जो मेरी इनकम बची वो पर्सनल इनकम। अब वैयक्तिक आय, पर्सनल इनकम से मैं दूंगा क्या, टैक्स, माइनस मैं दूंगा अन्य, पी एवं फाइन्स। जैसे दोस्तों मैंने रेड लाइट जंप कर दी, उसका फाइन ठुक गया, राइट। जैसे दोस्तों कोई और मैंने फाइन दे दिया, तो जो भी मैंने अपनी पर्सनल इनकम से, अपनी आय से गवर्नमेंट को टैक्स माइनस किए, इनकम टैक्स, गवर्नमेंट को अन्य फी फाइन जो भी देना था दे दिया। बेटा मेरी जो इनकम बची वो कौन सी इनकम है, वैयक्तिक प्रयोज्य आय। कौन सी इनकम है, और इस इनकम का मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस इनकम को मैं क्या करूंगा,
इस इनकम को मैं थाईलैंड बैंकॉक जाकर अपनी अय्याशियों पर खर्च करूंगा। बोलो जी यस। तो इसका मतलब है किसी भी देश के व्यक्ति का, ये पेपर का सवाल है, किसी भी देश के व्यक्तियों का जीवन स्तर कौन सी इनकम से देखते हैं, तो वो वैयक्तिक प्रयोज्य आय। बोलो समझ में आया। मैंने दोस्तों जो ये शर्ट खरीदी, मान लो ये जो ट्राउजर खरीदा, या मेरा जो मोबाइल फोन है, या बीबी के जो कपड़े खरीदे, बच्चों के जो कपड़े खरीदे, माता पिता को जो भी मैंने खरीद के दिया, वो मैं कौन से पैसे से देता हूं, वैयक्तिक प्रयोज्य आय, जो हम अपने जीवन स्तर पे खर्च करते हैं। इसी को बोलते हैं किसी भी देश के लोगों का जीवन स्तर। अगर देखो किससे देखते हैं, अगर मान लो आपके एग्जाम में आ गया प्रति व्यक्ति आय, तो आप इसे टिक कर देना, और मान लो अगर ये भी हो और वैयक्तिक प्रयोज्य आय, तो इसे टिक करेंगे। क्या बात समझे कि देश के लोगों का कितना कल्याण हो रहा है, उनका जीवन स्तर कैसा है, तो वैयक्तिक प्रयोज्य आय बताती है। क्या बात समझ गए। तो ये हो गया आय के प्रकार, आय के प्रकार, आय के, दैट्स इट। हां, सब मिला था। सारे वर्ड मिलेंगे। पापा ने हमसे कहा कि ऐसा पढ़ाना जो पेपर में आए, ऐसा मत पढ़ाना जो तुम्हें आता हो, तो नहीं आता हो जो पेपर में आता हो वो पढ़ के पढ़ाना। मैंने कहा ओके पापा। बोलो जी यस। दो प्रकार के शिक्षक मिलेंगे तुम्हें, एक कैसे मिलेंगे, रसिया किस्म के, रसिया दोस्तों जो वो पढ़ाएंगे जिसमें तुम्हें रस आए और जिसमें तुमको वाह क्या पढ़ा रहा है दोस्तों, उसमें तुम्हें रस आएगा, लेकिन उससे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और एक ऐसे टीचर मिलेंगे जो रस कमाएगा लेकिन पेपर में पूरा आएगा। दोस्तों अपन दूसरा वाला रास्ता बनाते हैं, रस गया भाड़ में। दोस्तों अरे बोलो यस। ज्यादा रस लेना हो तो पटना में मिल रहा हो तो ठीक है, नहीं तो दिल्ली चलो हमारे साथ, रस हम तुम्हें वहां दिलवा देंगे, लेकिन ज्ञान तुम क्लास में ले लो। अरे बोलो ना क्या रहा, ओके सर चलेंगे इस बार तुम्हारे साथ, राइट। तो मेरे प्यारे साथियों क्या इतनी बातें सबको समझ आ गई। चलो अब लास्ट में हम एक बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनना। हाँ देखो ये जो बढ़िया सवाल है तुम्हारा, यहाँ जो कॉर्पोरेट टैक्स दिया ये कंपनी ने दिया, और जो डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स दिया ये बंदे ने दिया। खान ग्लोबल स्टडीज अपना टैक्स अलग देती है और खान सर अपना टैक्स अलग देते हैं। तो ये जो खान ग्लोबल स्टडीज का टैक्स है ये निगम कर है, और खान सर का जो टैक्स है वो अप्रत्यक्ष कर है, आयकर। जवाब मिल गया। चलो मेरे प्यारे साथियों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, दिमाग में आया अभी, और वो ये है कि हम जब जीडीपी पढ़ते हैं ना, जब जीडीपी क्या पढ़ते हैं, जीडीपी। दोस्तों जीडीपी जो है वो दो प्रकार की होती है, सीख लो आप। कितने प्रकार की। एक होता है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी जिसको कॉल्ड नाम मात्र, या इसको बोलते हैं अंकित, या इसको बोलते हैं सांकेतिक जीडीपी। दूसरा होता है रियल जीडीपी, दिस इज वास्तविक जीडीपी। और एक और होता है, लो जी चलो हटाओ, तुम भी क्या याद करोगे, जीडीपी और पीपीपी। यहां पे पीपीपी का मतलब है परचेजिंग पावर पैरिटी, हिंदी में क्रय शक्ति समता, क्रय शक्ति समता, दैट इज कॉल्ड पीपीपी। क्या होता है ये अपन आपको बताएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको। दोस्तों ये तीन चीजें आप सीखो अभी मुझसे, साथ साथ मेरे लिखते जा भी रहेंगे आप लोग। एक नॉमिनल जीडीपी होता है, कल हमने जीडीपी तो सीख लिया, आज हम थोड़ा एलैबोरेट करते हैं इसको, पेपर में क्या आता है वो सीख जाएंगे आप। एक नॉमिनल जीडीपी होता है, एक रियल जीडीपी होता है, और एक वास्तविक जीडीपी होता है। आइए इनको देखते हैं, नॉमिनल, रियल और वास्तविक। पीपीपी क्या है समझाएं क्या, ध्यान समझना। नॉमिनल जीडीपी हम किसे कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जब भी वर्ड आपके सामने आज के बाद आए नॉमिनल, चाहे वो जीडीपी में आए या कहीं भी आए, कहीं भी, कई सारी जगह वर्ड यूज होता है नॉमिनल, नाम मात्र है। तो नॉमिनल का मतलब होता है वर्तमान, बस वर्तमान। बस पहला पॉइंट इसमें याद रखना है, जब हम वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी का आकलन, जब हम वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी का आकलन करते हैं उसे बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या मतलब है समझा मैं दूंगा, आप मुझ पर ट्रस्ट करें थोड़ा और पेशेंस रखें। पेशेंस रखेंगे तो ट्रस्ट अभी पूरा हो जाएगा तुम्हारा, देखते जाओ। रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी का मतलब होता है जब हम एक स्थिर मूल्य पर निकालते हैं। स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य का मतलब है, यहां पर स्थिर मूल्य का मतलब है जब हम एक आधार वर्ष, जब हम एक आधार वर्ष के मूल्य, स्थिर मूल्य का मतलब है आधार वर्ष के मूल्य आकलन। क्या मतलब है अभी सब बता देंगे। जैसे हमारे इंडिया में जीडीपी का आधार वर्ष क्या है, यस शाबाश, जीडीपी निकालने का आधार वर्ष 2011-12, पहले था 2004-5, 2004-5, और बहुत जल्दी ये होने वाला है 22-23। अभी नहीं हुआ है, कोई नहीं, अभी नहीं हुआ, जो हम बता रहे हैं वो फाइनल है, सही है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो एक होता है नॉमिनल। अभी मैं कह रहा तुमने 11-12 बता कैसे दिया था, मैं तो बताया नहीं, तब बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया, मैं थोड़ा सोच में पड़ गया, मुझे लगा शायद ये वो बच्चे हैं जो पहले मुझसे पढ़ चुके हैं, लेकिन जब इसने बोला तो फिर मैं समझ गया हाल ही में चर्चा हुई होगी। खैर अभी 22-23 होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। अभी भारत सरकार ने एक रमेश चंद्र समिति बनाई है और वो बहुत जल्दी इस पर जवाब देगी होगी। खैर अभी 22-23 होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। अभी भारत सरकार ने एक रमेश चंद्र समिति बनाई है और वो बहुत जल्दी इस पर जवाब देगी। ऐसा ये भी पता रमेश चंद्र समिति है, तो अब देखो हमारी डेप्थ बहुत ज्यादा रहती है ना हमारे विषय में, तो ना रमेश चंद्र समिति बनाई है और वो उसको 18 महीने का समय दिया है, जनवरी 2025 में बनाई गई थी, अभी 18 महीने का समय दिया है, बहुत जल्दी 2-3 महीने के अंदर ये समिति भारत सरकार को सिफारिश देगी, तो हमारा बेसियर में चेंज होगा। मोस्ट प्रोबेबली 22-23 हो सकता है, ऐसा सरकार ने कहा है, बाकी अभी देखते हैं ना। तो दोस्तों आप जरा ध्यान समझो, अभी देखो जैसे हमने कहा नॉमिनल जीडीपी होती है, एक रियल जीडीपी होती है। जो नॉमिनल जीडीपी है ये वर्तमान मूल्यों पर निकलती है, और रियल जीडीपी स्थिर मूल्यों पर। स्थिर मूल्य का मतलब है बेस ईयर के प्राइस से। क्या मतलब है अभी हम बताएंगे, सुनते जाओ। अगर हम क्या करें, यहां देखो, वर्तमान वर्ष का उत्पादन, वर्तमान वर्ष का मल्टीप्लाई बाय वर्तमान वर्ष की कीमतें। अगर हम क्या करें, वर्तमान वर्ष का उत्पादन को वर्तमान वर्ष के कीमतों से मल्टीप्लाई कर दें तो उसे बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। फिलहाल आप ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझा रहे, समझ लेना, एक ही बार जीवन में मौका इतने अच्छे से सीखने का, राइट। नॉमिनल जीडीपी अगर हम बात करें तो कल जो मैं आपको बता रहा था, जैसे हमारे इंडिया की 2024-25 की 2000 जो नॉमिनल जीडीपी है वो $4.19 ट्रिलियन है।
डॉलर 4.19 ट्रिलियन है। बहुत गौर से सुनना मुझे दोस्तों, डॉलर 4.19 ट्रिलियन ये हमारे इंडिया की नॉमिनल जीडीपी है। इसका मतलब समझो ना आप, इसका मतलब सीख लो, मौज आ जाएगी। और इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच हमारे इंडिया में जो भी कुल उत्पादन हुआ, शर्ट बनी, मार्कर बना, माइक बना, टीवी बनी, कैमरा बना, एसी बना, जितनी भी चीजों का कुल उत्पादन हुआ, वर्तमान वर्ष का उत्पादन कितनी क्वांटिटी में हुआ, मल्टीप्लाई बाई उसका प्राइस कितना रहा, उसका प्राइस। हाँ जी बहन जी पढ़ने आई हैं 2 से 4 बजे वाली क्लास में 3:19 पे आई हैं आप। आप देखते देखते 1 मिनट और हो गया तो 3:20 पे आई हैं और मुस्कुरा भी रही हैं। और इसी मुस्कुराहट को लेकर बाहर निकल जाओ, जल्दी जल्दी, चलो जल्दी, चलो शाबाश, जल्दी। देखो बेशरमाई, देखो तेरी पानी पी के जाएंगे ना। तो मेरे प्यारे साथियों, इतना भी हृदय उदार नहीं है। अगर हम बात करें वर्तमान वर्ष का उत्पादन, जब तुम अपने लिए सीरियस नहीं हो तो हम तुम्हारे लिए सीरियस होकर कर भी क्या लेंगे दोस्तों। ये जंग तो आपकी आपसे है ना, ये जंग मेरी तो नहीं है आपसे, और ना मुझे किसी से मतलब है भैया। तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने आए, कितने गए, कितने आएंगे, बोलो हाँ। इन बेंचेस पे सवेरे कोई और बैठता, दोपहर में कोई और, शाम को कोई और। ये जंग याद रखना, आपकी जंग आपके साथ है, याद रखिएगा। इसलिए अगर आप ईमानदार और आप दृढ़ निश्चयी और आप सजग नहीं है तो बेटा ये तुम्हारी बगल बगल वाली ये सब उठा उठा के तुम्हें लात मारते हुए चलते हुए अपना नाम दर्ज करा लेंगे उस पीडीएफ में। समझ नॉट। इसलिए ऐसे बच्चों का क्या ही करना दोस्तों। बताइए 4 बजे क्लास में 3:20 प्यारी में उठा के क्या करने आ रही थी। चलो क्या, यहाँ देखो दोस्तों, वर्तमान वर्ष में जितना भी उत्पादन हुआ, मान लो 1000 शर्ट्स बनी, 10,000 कैमरे बने, 5000 एसी बने, हम इन सबके उत्पादन को उनकी कीमतों से मल्टीप्लाई करा दें तो एक वैल्यू मिलेगी। बस वही तो वैल्यू है ये। मुझे लगा आप समझ गए। ये डॉलर 4.19 ट्रिलियन कहां से आया, बोलो आ गया कैसे। जितनी भी चीजों का उत्पादन हुआ उनकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय उनका प्राइस निकल के आ गया नॉमिनल जीडीपी। इज इट ऑल राइट। और इसमें हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला ये है कि हम वर्तमान वर्ष का उत्पादन लेते हैं। ध्यान से देखते जाना, वर्तमान वर्ष का उत्पादन, हम वर्तमान वर्ष का उत्पादन लें, लेकिन उसमें हम आधार वर्ष के मूल्य, एवरीवन उसमें हम क्या करें, आधार वर्ष के मूल्य, आधार वर्ष के मूल्य से क्या करें, मल्टीप्लाई। तो निकल के जाएगा हमारा क्या, रियल जीडीपी। बोलो जी यस। जरा मेरी एक बात ध्यान सुनना। आप बताइए, मैं अगर आपसे पूछूं 2 जीडीपी है, एक नॉमिनल और एक रियल। जैसे ही आपको इतने लाख, इतने ट्रिलियन दिख रहा है, अगर मैं इसको बोलूं तो ये है 330.68 लाख करोड़। हम अगर इंडियन रूपी में निकालें तो हमारे देश में 2024-25 में टोटल उत्पादन हुआ रुपीस 330.68 लाख करोड़। बोलो जी क्लियर। और हमने क्या किया, उसे इस समय जो एक्सचेंज रेट चल रहा है डॉलर का, देखो जिस समय मान लो 88 या 90 जो भी चल रहा है, तो क्या ही मतलब है, 88-90 पे लटक गए कॉन्सेप्ट पे लटको दोस्तों। हमने 330.68 लाख करोड़ रुपए को हमने डॉलर के करंट प्राइस से एक्सचेंज कर लिया, निकल के आ गया डॉलर 4.19 ट्रिलियन। बोलो समझ गए, नहीं समझे। सही है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, जल्दी से जवाब देंगे। और आपसे मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि एक नॉमिनल जीडीपी है, एक रियल जीडीपी है, दोनों में इन्फ्लेशन किसमें शामिल होगा, नॉमिनल में होगा, रियल में। नॉमिनल में क्यों होगा, क्योंकि वर्तमान वर्ष की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इसके अंदर मुद्रास्फीति शामिल होता है। इसमें मुद्रास्फीति शामिल होता है, मुद्रास्फीति शामिल होती है, मुद्रास्फीति शामिल होती है। नहीं समझ पाए क्या। और यहां पे कहेंगे कि मुद्रास्फीति शामिल नहीं होती है, मुद्रास्फीति शामिल नहीं होती है। क्या मेरी बात बहुत अच्छी तरह सभी लोग समझ गए। एक और बात सीख लो दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी पर, इस पर नॉमिनल जीडीपी पर इंडिया की रैंक पूरे वर्ल्ड में 4th है। अभी अभी हमने यूके को पछाड़ा, यूके सॉरी अभी अभी हमने जापान को पछाड़ा। तीसरे नंबर पे तो यूके है दोस्तों। जर्मनी, यूके को हम पहले बचा चुके, पहले 6वें नंबर से आए थे, 5वें में। खैर, तो अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया की जीडीपी आफ्टर यूएस, चाइना, जर्मनी, देन इंडिया, देन जापान और देन यूके। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में क्या हमारे इंडिया में नॉमिनल जीडीपी पर हम लोग कौन सी रैंक पर है, 4th। बोलो समझ में आया। नॉमिनल और रियल जीडीपी समझ में आ गया। इतना याद रखना है, नॉमिनल जीडीपी क्या और रियल जीडीपी। थोड़ा सा और बता दें, हम नॉमिनल जीडीपी क्यों निकालते हैं, एक देश के जीडीपी को दूसरे देश की जीडीपी से तुलना करने के लिए। हो गया खत्म बात। तो इसका उपयोग क्या है दोस्तों, ये हम क्यों निकालते हैं, या इसका मैं कहूं उपयोग, इसका उपयोग क्या है भाई। अगर सरकार ने नॉमिनल जीडीपी जैसा टर्म बनाया तो इसका कोई ना कोई तो यूज होगा। तो इसका यूज क्या है कि हम एक देश की जीडीपी को, एक देश की जीडीपी को दूसरे देश की जीडीपी से तुलना करने के लिए, से तुलना के लिए एक देश की जीडीपी को, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया की जीडीपी है दोस्तों 4 ट्रिलियन डॉलर की। ऐसे ही आपको मैं बताता हूं, चाइना की जीडीपी लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर और यूएस की जीडीपी लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर। तो हमने क्या किया, हमने हर एक कंट्री की करंट जीडीपी को कैलकुलेट कर लिया। बोले तो नॉमिनल जीडीपी ट्रिलियन डॉलर आई, हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन से देश की जीडीपी कितनी है। तो हम नॉमिनल जीडीपी को क्यों निकालते हैं, एक देश की जीडीपी को दूसरे देश की जीडीपी से कंपेयर करने के लिए। हम मुझसे पूछे कोई किसान रियल जीडीपी क्यों निकालते हैं, देखो मैं कितना अच्छा आंसर दूंगा। रियल जीडीपी दोस्तों हमारे देश की, इसका उपयोग, अगर मुझसे पूछिए आप इसका उपयोग, तो इसका उपयोग क्या है, देश की आर्थिक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आर्थिक समृद्धि के मापन के लिए। ये देखो दोस्तों, तो रियल जीडीपी किस लिए मापते हैं, देश की आर्थिक समृद्धि के मापन के लिए। जरा ध्यान से समझना। अब आप क्या पढ़ेंगे, आप कई बार जीडीपी को 2 तरीके से पढ़ते हैं। डॉक्टर भरत के स्टाइल से अगले 30 सेकंड सुन लो, आनंद आ जाएगा अंतरात्मा में। आपने जीवन में आज तक और आगे बुढ़ापे तक आप जीडीपी को 2 तरीके से पढ़ोगे। एक आप पढ़ोगे इतने ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी, एक आप और पढ़ते हैं, अभी अभी आपका दिमाग कहेगा हाँ ऐसा तो पढ़ते ही, एक और पढ़ते हैं आप, वो कैसे कि भारत की जीडीपी 7.2% रही, भारत की जीडीपी 6.4 है, अगले साल 6.8 तक होगी। फलाना दिमाग पढ़ते हैं, वही तो है ग्रोथ रेट। दोस्तों देश की इकोनॉमी का आर्थिक समृद्धि दर मतलब ग्रोथ रेट हम कौन सी जीडीपी से बताते हैं, रियल से। कौन सी जीडीपी से बताते हैं, रियल से। क्या बात समझे। तो रियल जीडीपी हमें ग्रोथ रेट बताता है। अगर आपसे देखो, मैं एक बात बता रहा हूं, बहुत गौर से सुनना, एग्जाम में एक सवाल आता है आपको, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज में मिलेगा। सवाल ये होगा, देश का आर्थिक समृद्धि दर क्या बताता है, मतलब किसके माध्यम से पता चलता है। नहीं आप मत बोलो, मैं बोल रहा हूं। अगर आपके पास सवाल है कि देश का आर्थिक समृद्धि दर के मापन का मुख्य संकेतक,
अगर सवाल आए कि देश की आर्थिक समृद्धि दर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को मापने का मुख्य सांकेतक, राइट, तो आप सबसे पहले अगर ऑप्शन में दिया हो जीडीपी तो आप उसे टिक मार दें। उससे और बेटर अगर दिया हो रियल जीडीपी आप उसे टिक मार दें। उससे और बेहतर अगर दिया हो रियल जीडीपी प्रति व्यक्ति तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि भाई साहब इंडिया की रियल जीडीपी कुछ और होगी, स्विट्जरलैंड की कुछ और होगी, है ना। अब भैया इंडिया की जीडीपी और इंडिया की पॉपुलेशन, तो जीडीपी का लाभ प्रति व्यक्ति में तो बहुत कम जाएगा, और स्विट्जरलैंड की भले इंडिया से जीडीपी कम हो लेकिन लोग कम है तो प्रति व्यक्ति जीडीपी क्या होगी, ज्यादा। तो बताइए देश का आर्थिक समृद्धि हमें कौन बताएगा, रियल जीडीपी पर कैपिटा। तो अगर एग्जाम में नोट करके लिख लो लास्ट में कि किसी देश के, नोट करके लिखिए लास्ट में अलग से, ये नॉमिनल रियल हो गया, किसी देश के आर्थिक समृद्धि दर का मुख्य सूचकांक या मुख्य सांकेतक, किसी देश के आर्थिक समृद्धि दर का मुख्य सांकेतक, लिखिए जीडीपी, जीडीपी ऑब्लिक ऑब्लिक रियल जीडीपी ऑब्लिक ऑब्लिक प्रति व्यक्ति रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी, प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी। मैं तीनों आंसर लिखवा दिए, नहीं समझे क्या। अगर एग्जामिनर को बहुत बेसिक नॉलेज हुई तो वो जीडीपी देगा, थोड़ी अच्छी नॉलेज हुई और आप किसी भी एग्जामिनर की औकात नहीं कि रियल जीडीपी प्रति व्यक्ति दे दे, बोलो सही है। और अगर दे दे तो समझ लेना बहुत स्मार्ट है तुम्हारे टीचर की तरह, तो दोस्तों तीसरा टिक मार देंगे। बोलो समझ में आ गया, दैट्स इट, आगे बढ़ा जाए पक्का। चलो जीडीपी पीपीपी बताते हैं आपको, आप ध्यान से सुनना। आप एक चीज आप दिमाग से स्किप कर गए हमें लगता है, लेकिन नहीं भी करेंगे तब भी मैं दोबारा रीलोड करना चाहूंगा। ये जो $4.19 ट्रिलियन आया नॉमिनल का, ये करंट प्राइस पे तो निकला है लेकिन करंट एक्सचेंज रेट पे भी निकला, ये नहीं समझ पाए। हाँ ये करंट प्राइस पे तो निकला है, अबे बोलो, लिखा तो वर्तमान वर्ष का उत्पादन, वर्तमान वर्ष की कीमतें करंट प्राइसेस पे तो निकला है, लेकिन साथ में आया 330.68 लाख करोड़ और हमने देखा $1 कितने रुपए का है करंट में, उसके आधार पर निकला है। बोलो नहीं समझे क्या बात, समझ गए ना। आ जाओ बेटा, अब आपको पीपीपी बताते हैं, ध्यान देखना। पीपीपी बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। पीपीपी का मतलब है परचेजिंग पावर पैरिटी, आप अलग लिख लो दूसरे पेज पर, यहीं खिचड़ी मत पकाते रहना। पीपीपी क्या होता है देखना। एक बार मैं दोस्तों, मुझे बर्गर खाना था, बर्गर, वो भी मैकडोनल्ड का, मैकडी, तो मैं गया मैकडोनल्ड का बर्गर मुझे खाना था। मैं गया यूएस में था मैं, तो मैंने यूएस में मैकडी में गया, मैंने पूछा भाई साहब बर्गर कितने का है, उसने कहा $2 का है। मैंने कहा लाओ भाई दो। मैं फिर इंडिया आया, मैं इंडिया में मैकडोनल्ड्स में गया, मैंने कहा भाई बर्गर कितने का है, बोला $50 का है। मैंने कहा लाओ भाई। सेम बर्गर, अर्थात एक टोकरी ले लूं मैं जिसमें मैं अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज रख दूं, ये है गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मैं इस टोकरी को, ये जो वस्तुएं और सेवाएं हैं, इन टोकरी की वैल्यू, इन टोकरी का प्राइस, अगर मैं इंडिया और यूएस, यहां यूएस और यहां इंडिया दोनों में देखूं, मैंने टोकरी को बना दिया बर्गर, तो बर्गर का प्राइस इंडिया में है $50 का और यूएस में है, तो इस बिहाफ पर अगर आप लोग मुझे बताओ तो मैं ये लिख सकता हूं कि इस बिहाफ पर तो $1 ₹25 का हो गया। $1 कितने का हो गया। अगर हम इसको एक्चुअली बोलेंगे इंडियन रुपी और यूएस डॉलर की इस टोकरी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने की परचेजिंग पावर, दैट इज कॉल्ड पीपीपी, बोलो जय हो। तो पीपीपी बताता है कि एक पर्टिकुलर टोकरी है वस्तुओं और सेवाओं की, दो देशों में उस टोकरी को खरीदने की क्षमता उस करेंसी में कितनी है, उसे बोलेंगे पीपीपी। तो दिमाग खोलो और एक ज्ञान लोड करो, जो एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर, कि आप मुझे कितने डॉलर देंगे, मैं कितना रुपए दूंगा, ये दो तरीकों से होता है। एक करंट प्राइसेस पर, करंट में $1 $90, वो हो जाएगा नॉमिनल, राइट। और एक टोकरी है, जैसे ये बोतल है, ये ग्लास है, ये चाय का कप है, दोस्तों ये पंखा है, ये पंखा, ये सब चीजें इंडिया में कितने रुपए की हैं और यूएस में कितने रुपए की हैं। अगर हम दोनों देशों के इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दें, यूएस में अलग महंगाई होगी, इंडिया में अलग होगी, तो दोनों देशों के इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दें और उसके बाद जो एक्सचेंज रेट निकलेगा उसी को बोलते हैं पीपीपी, नहीं समझे। तो इंडिया का जो टोटल उत्पादन है वो 330.68 लाख करोड़ का है, देखना लास्ट स्टेटमेंट है, बस फोकस करो। इंडिया का टोटल उत्पादन 330.68 करोड़ रुपए का है। अगर हम वर्तमान एक्सचेंज रेट में निकालें तो क्या हो जाएगा, अबे नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो नहीं पूछा, तो क्या कहेंगे उसे, नॉमिनल जीडीपी। और अगर वही 330.68 लाख करोड़ रुपए को हम इस रेट में निकालें, दैट इज कॉल्ड जीडीपी एट पीपीपी, बोलो समझ गए। और दोस्तों इंडिया की रैंक जीडीपी एट पीपीपी पर, इंडिया की रैंक इज 3rd इन द वर्ल्ड। जाओ बेटा जी लो जिंदगी, बस यही क्वेश्चन आते हैं। तो जो जीडीपी एट पीपीपी पर इंडिया की रैंक है 3rd। ईमानदारी से बताइए कितने स्टूडेंट जीडीपी पीपीपी और नॉमिनल रियल सीख गए ईमानदारी से, पक्का, दैट्स इट। फिर से एक बार तीनों को समाप्त करते हैं। नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर का उत्पादन, करंट ईयर का प्राइस हो गया। दूसरी बात, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन शामिल होता है। तीसरी बात, नॉमिनल जीडीपी की जो वैल्यू है वो करंट एक्सचेंज रेट से निकलती है, हो गया, खत्म करो। एक और बात, नॉमिनल जीडीपी को हम कंट्रीज के इकोनॉमिक को कंपेयर कराने के लिए निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी हो गया। दूसरा, व्हाट इज रियल जीडीपी, अगर हम वर्तमान वर्ष का उत्पादन और बेस ईयर का प्राइस ले लें, दैट इज कॉल्ड रियल। दूसरी बात, रियल जीडीपी हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उपयोग में आती है, देश के इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि, बोलो क्लियर है। तीसरी बात, तो इसमें कुछ है, हाँ इसमें इन्फ्लेशन शामिल नहीं होता, तो हम कहेंगे यह मुद्रास्फीति से समायोजित होती है। एक लाइन लिखो, जहां पे आपने लिखा ना मुद्रास्फीति शामिल होती है, यहां होती है, यहां पर नहीं होती, मुद्रास्फीति शामिल नहीं होती है। ब्रैकेट में एक लाइन और लिखो, यह मुद्रास्फीति से समायोजित होता है, यह मुद्रास्फीति से समायोजित होता है। यह वर्ड लिखवाना, यह सेंटेंस लिखवाना जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि पेपर में यही लिख के आएगा, यह मुद्रास्फीति से समायोजित होती है, समायोजित होती है, समायोजित होती है। कई बार बच्चे क्या समझते हैं, ध्यान समझना, कि मुद्रास्फीति समायोजित, बच्चे समझते हैं समायोजित का मतलब है शामिल, नहीं, समायोजित का मतलब है माइनस। दोस्तों यही तो इकोनॉमिक्स, ये तो शब्दों का खेल है। तो यह मुद्रास्फीति से समायोजित
होती है, इसका मतलब इसमें मुद्रास्फीति शामिल नहीं होता, इसका मतलब मुद्रास्फीति से माइनस होता है। तो अगर ये लाइन लिख के आए कि वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति से समायोजित होती है तो कर देना टिक, और नॉमिनल जीडीपी मुद्रास्फीति से समायोजित नहीं होती है, इसका मतलब मुद्रास्फीति शामिल होता है। सुनने में भाव अलग है, मतलब उसका अलग है, शायद मैंने समझा दिया आपको। बोलो यस नाउ, सो थैंक यू सो मच। सो दोस्तों दिस इज कॉल्ड, थैंक यू सो मच, दिस कॉल्ड नॉमिनल, रियल और जीडीपी पीपीपी। क्या तीनों कॉन्सेप्ट समझ गए? चलो, एक नॉमिनल, रियल, जीडीपी पीपीपी, क्या नहीं बात समझ गए? एक और छोटा सा काम है, शायद बाकी था, आपको याद आ जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर। कुछ याद आया? जीडीपी अविस्फीति कारक क्या होता है, जल्दी बताओ। इन्फ्लेशन को मापने का तरीका कुछ याद आया? जीडीपी अविस्फीति कारक। मैंने कहा था नेशनल इनकम में पढ़ाऊंगा, बस आपको क्या करना, देखो फिर से जो भूल गए उन्हें फिर से याद दिलाता हूं। मैंने आपकी कॉपी में लिखवा रखा है, मुद्रास्फीति को मापने की 3 विधियां हैं, एक सीपीआई है, एक डब्ल्यूपीआई है, एक जीडीपी अविस्फीति कारक है। ये कहा था मैं बाद में बताऊंगा, बस फिलहाल आज आप इसका फॉर्मूला याद करें, अंदर अपन नहीं घुसेंगे। नाम मात्र जीडीपी, हिंदी में इंग्लिश में बोलो जल्दी। नॉमिनल जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी, हिंदी में बोलो रियल जीडीपी इनटू कर दो 100, बस इतना याद रखो, खत्म। इसी को बोलते हैं हम लोग दोस्तों जीडीपी अविस्फीति कारक। अगर मैं आपको ये इन्फ्लेशन में बताता तो ना तो आप नाम मात्र जीडीपी जानते थे ना वास्तविक, तो आप इसे समझ नहीं पाते। बोलो क्लियर? अभी फिलहाल इसके अंदर नहीं घुसना, मैं इतना याद रखो, पेपर में आएगा यही पूछा जाएगा, बस खत्म। कि जीडीपी अविस्फीति कारक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? नाम मात्र जीडीपी बटे रियल जीडीपी इनटू 100। सही है, दैट्स इट। अब दोस्तों सबसे लास्ट डिस्कशन, राष्ट्रीय आय खत्म, और वो ये लास्ट हेडिंग लिखो, राष्ट्रीय आय में नहीं, राष्ट्रीय आय के मापन में क्या शामिल। लिखा तो नहीं अभी आपने हेडिंग? लिखी तो नहीं? थोड़ा सा लिखा तो मिटा दो अभी इसको, थोड़ा सा मैं एक और टर्म पढ़ाऊंगा फिर मैं आगे जाऊंगा। एक छोटा सा शब्द और पढ़ाना है, दिमाग में तुरंत आ गया, जीवीए, दिस इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये शब्द भी थोड़ा सुन लो बस, सकल मूल्य वर्धन, सकल मूल्य वर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडेड, बहुत बढ़िया शब्द है, अच्छी तरह सीखो। ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए क्या होता है ये बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल कुछ और समझो। व्हाट द जीवीए इज, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? पहले एक फॉर्मूला सिखाते हैं आप लोगों को। एक टर्म है वैल्यू एडेड, इसको बोलते हैं मूल्य वर्धन। एवरीवन क्या बोलते हैं? मूल्य वर्धन, वैल्यू एडेड। इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट का मूल्य, आउटपुट का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, आउटपुट का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द वैल्यू एडेड। क्या है ये अपन बताएगा, ये तो फॉर्मूला है सर, एग्जाम में कई बार ऐसे फॉर्मूले भी आते हैं, लेकिन इसको पूरा मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल लोड न लें। ऐसे दिमाग के अंदर घुस जाएगा कि खोपड़ा मारेंगे दीवार में तब भी नहीं निकलेगा बाहर, लेकिन आप टाइम दो और दिमाग से पेशेंसफुली मुझे सुनो। देखो वैल्यू एडेड का मतलब क्या है? आउटपुट का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। मध्यवर्ती उपभोग कल मैंने आपको मध्यवर्ती वस्तुओं बताया था, तो इसका मतलब है मध्यवर्तीय वस्तुओं पर व्यय। इसका मतलब क्या है? मध्यवर्तीय वस्तुओं पर व्यय, इसे बोलते हैं मध्यवर्ती उपभोग, मध्यवर्ती वस्तुओं पर व्यय। ध्यान समझना दोस्तों, बहुत अच्छी तरह देखना आप लोग। एक था किसान, फार्मर, उसने इनपुट यूज किया, सीड, फर्टिलाइजर, उर्वरक वगैरह वगैरह, और उसने बनाया गेहूं, वीट, और फाइनली उसने अपने गेहूं बेचे ₹1000 के। किसको? एक चक्की वाले को। जब इसने एक चक्की वाले को 1000 रुपए के गेहूं बेचे, तो ध्यान सुनो, इसने कहीं ना कहीं 200 रुपए का मान लो इनपुट लगाया होगा। हाँ, जब 200 रुपए का इनपुट, और ये एवरीवन ऑन द बोर्ड बाद में लिख लेना, समय दे देंगे, घर पे भी लिख सकते हो, या पूरी शिद्दत से समझ लो इस कॉन्सेप्ट को। कुछ ऐसी चीजें होती जो लिखते जाओ समझते जाओ हो जाएगा, कुछ ऐसी चीजें होती जो सिर्फ समझोगे तभी समझ पाओगे, इसलिए पूरा कंसंट्रेट करो। देखो नवीन कुमार पाठक सामने होता है, ऐसे झूठे मारता मैं, इसमें होश में जाता है अपने आप। क्या कह रहा है नवीन कुमार पाठक ऑनलाइन? कह रहा है आई एम स्लीपिंग। है अबे तू सो रहा है तो मुझे क्यों बता रहा है? हैं बताओ दोस्तों, ऐसे बच्चों को तो मेरी ऑनलाइन ही बदुआ लग गई, मतलब इन्हें नहीं पता इनका भविष्य आज से खतरे में चला गया। नहीं क्यों नहीं दीजिए भाई, राइट? तुम्हारी तो नहीं, अभी मतलब तुम्हें नहीं दे, मतलब ऐसे बच्चों को तो जिंदगी वैसी खत्म है। और तुम्हें अगर नहीं है दोस्तों, मैं तो ऐसा ही टीचर हूं। अभी आपने ऐसे किसी ने मुझे ऑनलाइन घर से पढ़ाते हुए देखा हो, किसी भी क्लास में, कभी आप बजट के सेशन होते हैं, कई बार मैं घर से तुम्हारी क्लास भी ली है मैंने, कुछ पुराने बच्चे हैं उनके लिए, तो आपने देखा होगा मेरे बोर्ड पर एक फोटो लगी हुई है दोस्तों, देखा किसी ने ऐसा? और वो मेरे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, ऐसा देखा क्या? बहुत सारे बच्चों ने देखा। दोस्तों मैं तो उस प्रजाति का प्राणी हूं जो अपने शिक्षक को भगवान की तरह मानता हूं, क्योंकि अगर मिस्टर JB राव सर जो मुझे 11वीं क्लास में आए और जिन्होंने मुझे पहली बार पढ़ाया इकोनॉमिक्स, दोस्तों वो मेरे लिए कोई भगवान नहीं है, मेरे लिए बस वही भगवान है, माता पिता के साथ साथ। और वो ये क्या, वो मेरी दुनिया में नहीं आते तो शायद मैं इकोनॉमिक्स आज नहीं सीख पाता। तो मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूं दोस्तों कि अपने टीचर को सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, मानना भी होता है इसको ऐसा। बोलो जी। अब वो देखिए दोस्तों, कह रहा है आई एम स्लीपिंग। अब मैं मुंह से तो पता नहीं क्या क्या निकलने वाला है, लेकिन मोड़ियां बैठी बेचारी सोच के मैं सोच रहा हूं क्यों ही बोलूं इन लोगों के सामने, लेकिन सामने होता दोस्तों भूत बनाता मैं इसको, ऐसे मार के लुटा के मारता ही धूल में दोस्तों इसको। अभी इसको सारा ऑफिसर गिरी यहीं पर निकल जाती है अभी इसकी। अभी तू सो रहा है तो तू मुझे क्यों बता रहा है? चलो यहाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सही शब्दों का उपयोग करके टीचर का सम्मान नहीं कर सकते तो आप क्लास में बकवास भी करने की हिम्मत नहीं रखना चाहिए आपको। कौन है भाई? तू सो रहा है, तू सो जा, और बेटा तू जीवन भर सोते ही रहना, और तेरी जिंदगी में आज से अंधेरा शुरू हो जाएगा, याद रखना। जब बेटा जी ले अपनी जिंदगी। यहाँ देखो तो मेरे प्यारे साथियों, इसे सीखो आप। यहाँ पे एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। तो यहाँ पे जो इनपुट है वो ये है, और ये हो गया मध्यवर्ती उपभोग, और ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो आप देखो वैल्यू एडेड बराबर आ गया 800 रुपए। मुझे लग रहा आप वैल्यू एडेड का मतलब समझ गए। अभी तो आगे देखो कहानी शुरू हुई है। ये जब चक्की वाले को बेचता है तो चक्की वाला इस व्हीट को कन्वर्ट करता है और बनाता है आटा। एवरीवन क्या बनाता है? और उस आटे को ₹1400 में बेच रहा होता है चक्की वाला एक बेकरी वाले को। किसको? बेकरी मैन को। और दोस्तों यहाँ बताओ, ध्यान से देखना, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मूल्य, तो आउटपुट आटा है और इनपुट गेहूं है। इनपुट आउटपुट का चक्कर समझ में आया? आउटपुट ये शर्ट है और इनपुट इसका कपड़ा है, धागा है, बटन है। अरे बोलो यस ना दोस्तों, कितना हमें वैल्यू एडेड मिला?
₹400। तो यहाँ देखो फॉर्मूला, मूल्य वर्धन बराबर आउटपुट का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। भाई साहब क्या हुआ, इस आटे से इस बेकरी मैन ने बनाई ब्रेड्स, क्या बनाई, बनाई बिस्किट्स, बनाई केक, कुछ भी बनाए, और दोस्तों फाइनली इसको बेचा ₹19 या 2000 मान लो, 2000 में। दोस्तों कितना वैल्यू एड हुआ, 600। तो ये आ गया हमारा वैल्यू एडेड। बोलो जी क्लियर है। तो दोस्तों अब हमने क्या किया, एक यहां से यहां यहां यहां, इनको बोलते हैं वैल्यू एडेड। ध्यान सुनना, ऐसी क्या होता है ये देखना सारे लोग। एनएसओ क्या करता है, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र आपको मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया का वैल्यू एडेड निकाला, प्लस द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र का क्या निकाला, प्लस तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक, तृतीयक कैसे लिखा है, तृतीयक क्षेत्र का क्या निकाला, वैल्यू एडेड, और तीनों का वैल्यू एडेड जोड़ा तो बन गया ग्रॉस वैल्यू एडेड। दिस इज जीवीए। बोलो जय हो। सो दिस इज कॉल्ड जीवीए, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडेड। बोलो समझ में आया, दैट इज कॉल्ड जीवीए। एक फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं, इसे समझने का प्रयास करना, समझ में ना आए तो बॉर्नवीटा पीना शुरू करना। सिग्मा जीवीए बराबर जीडीपी, अभी नहीं आएगा, समझाने के बाद आएगा। सिग्मा जीवीए बराबर जीडीपी, ये पेपर में आता है। सिग्मा का मतलब होता है दोस्तों, इस सिग्मा का मतलब होता है सम टोटल ऑफ, सिग्मा का मतलब होता है सम टोटल ऑफ सभी का योग, और जीवीए एवरीवन ऑन द बोर्ड। देखना अगर आप ध्यान से देखो तो फाइनल जीडीपी फाइनल वैल्यू बताता है। इसमें से जीडीपी की वैल्यू क्या यही है, नहीं और नहीं मुंह तुम्हारा, तो इसमें यही है जीडीपी, या जीडीपी तो यही है ना फाइनल वैल्यू। आप देखना, आप इसमें एक वैल्यू ये वाली 200, क्योंकि इसको बनाने के लिए तो कोई ना कोई इनपुट होगी पहले। 200 प्लस कर दो कितना, 1000 प्लस कर दो कितना, 1400 प्लस कर दो कितना, आ गया 2000। बोलो जय हो। दिस इज कॉल्ड सिग्मा जीवीए बराबर जीडीपी। तो मुझे लग रहा है जीवीए का मतलब आप समझ गए कि जीवीए क्या होता है। ध्यान समझना, जीवीए अब मेरे स्टाइल से समझो। जीवीए क्या बताता है, जीवीए बताता है, जीवीए बताता है कि कितना मूल्यवर्धन हुआ। जैसे दोस्तों जीवीए बताता है कि हमारे देश की इकोनॉमी में कितना मूल्यवर्धन हुआ। जैसे मैंने मान लो मैं शर्ट का उत्पादन करता हूं, तो मैंने कितने इनपुट लिए और कितने का आउटपुट किया, तो मैंने इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कितना मूल्यवर्धन करके योगदान दिया, ये बताता है जीवीए। नहीं समझ पा रहे क्या। एक किसान क्या गेहूं के बीज लेकर आता है, उर्वरक लेकर आता है, खाद लेकर आता है, या कीटनाशक लेकर आता है और उनको यूज करता है, और उससे दोस्तों गेहूं का उत्पादन करता है, तो उसने कितना इनपुट लगाया, कितना आउटपुट लगाया, इन दोनों के अंतर से पता किया कि किसान ने इकोनॉमी में कितना मूल्यवर्धन दिया अपना, मतलब कितना योगदान दिया। दोस्तों इसे कहते हैं जीवीए। भाई इतना काफी जीवीए में, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। लास्ट टॉपिक नेशनल इनकम में क्या है, और लास्ट टॉपिक ये है, ध्यान से सुनेंगे, 8 मिनट बच्चे क्लास खत्म करेंगे, और वो ये कि राष्ट्रीय आय के निकालते समय क्या क्या शामिल होता है, ये सब आपने सीख लिया। क्योंकि क्लास में पढ़ा था राष्ट्रीय आय निकालने के 3 मेथड है, एक उत्पादन, एक आय और एक व्यय। याद आया दोस्तों, पूरे देश में उत्पादन हो रहा है वो राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। पूरे देश में रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट से जो इनकम कमाते हैं वो शामिल होता है। पूरे देश में कंज्यूमर जो खर्च कर रहा है सी प्लस आई, प्रोड्यूसर जो निवेश कर रहा है प्लस गवर्नमेंट जो खर्च कर रहा है प्लस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इन सारे खर्चों को शामिल किया जाता है। लेकिन लास्ट पॉइंट, और वो ये कि जब आपने कल राष्ट्रीय आय के सवाल लगाए होंगे या आज जाके लगाओगे तो एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और नहीं मिला तो किताब को इनअप्रोप्रिएट समझ के फाड़ देना। इसका मतलब वो गधे ने किताब बनाई। और दोस्तों किताब में लिखा होगा एक सवाल कि राष्ट्रीय आय के आकलन में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता है। ऐसा सवाल मिला था क्या, मिलेगा दोस्तों। अपन तो पहले बता चुका, अपन वही पढ़ाता है जो पेपर में आता है, क्योंकि जो पेपर में नहीं आता है वो मुझे भी नहीं आता है, तो मैं क्या ही पढ़ाऊंगा। तो कमेंट यस लास्ट हेडिंग लिखो, राष्ट्रीय आय के आकलन में क्या शामिल नहीं होता है, राष्ट्रीय आय के आकलन में क्या शामिल नहीं होता है, राष्ट्रीय आय के आकलन में क्या शामिल नहीं होता है। और जवाब आप लोग देंगे, फिर कॉपी में लिखेंगे। शामिल होता होगा तो मत लिखना, मैं बताऊंगा नहीं, आप अपनी रिस्क पे काम करेंगे। नहीं समझ में आया क्या, आप अपनी रिस्क पे काम करेंगे। अगर आता हो शामिल होगा तो लिखेंगे, क्या शामिल नहीं होगा तो लिखेंगे। पहला बताइए, सेकंड हैंड मतलब पुरानी वस्तुओं को खरीदने और बेचने से प्राप्त आय, क्या शामिल होगा, क्योंकि जब पहली बार खरीदी बेची गई थी उस समय शामिल। लिख लो दोस्तों, पुरानी वस्तुएं, पुरानी वस्तुओं के खरीदने बेचने से प्राप्त आय, पुरानी वस्तुओं के खरीदने बेचने से प्राप्त आय, पुरानी वस्तुओं के खरीदने बेचने से प्राप्त आय। दूसरा बताइए दोस्तों, हाँ सेकंड हैंड वस्तुओं की पुरानी वस्तुओं के खरीदने बेचने से प्राप्त आय। दूसरा बताइए, नहीं आप मत बताओ, मैं बता रहा ज्यादा। दूसरा, गैर कानूनी गतिविधि, अरे पहले हाँ ना तो जवाब देगी कि लिखेगी वैसे। गैर कानूनी गतिविधियों से प्राप्त आय, गैम्बलिंग, जुआ, तस्करी, स्मगलिंग होगी क्या, तो लिख लो गैर कानूनी गतिविधियों से प्राप्त आय, गैर कानूनी गतिविधियों से प्राप्त आय। तो तीसरा बताइए, काला धन क्या शामिल होगा, तो लिख लो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर काला धन शामिल हो जाएगा तो काला थोड़ा, फिर तो गोरा कहलाएगा। फिर बोला यस, लिख लो काला धन शामिल हो जाएगा तो सरकार को पता चल जाएगा, सरकार को पता नहीं तो काला है, पता चल जाएगा तो गोरा धन नहीं कहलाएगा दोस्तों, तो लिख लो काला धन। नेक्स्ट पॉइंट, काला धन मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है कमजोर टीचर थोड़ा है, जितना पढ़ा रहे हो उतना पढ़ लो, काम हो जाएगा इकोनॉमी का। बोलो जी यस, और धीरे धीरे वो भी होगा तुम्हारा। एक और पॉइंट बताएंगे दोस्तों जल्दी से। अच्छा बताएंगे क्या, पहले लिख लो। अच्छा तो हमने ऑलरेडी बता दिया। ये बताइए क्या मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य जीडीपी में शामिल होगा, ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि जीडीपी या राष्ट्रीय आय में सिर्फ अंतिम वस्तुएं शामिल होती हैं। जीडीपी की मीनिंग में भी लिखवाया, उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग। तो लिखिए दोस्तों, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। चलिए नेक्स्ट बताइए, हाई लेवल पॉइंट है, हाई वो आएंगे अभी हम वहां पे, हाई लेवल पॉइंट है। लेकिन दोस्तों जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो बच्चे बड़े हैरान होते होंगे देख देखकर, और वो सोचते होंगे कि जो पहले इसने पॉइंट नंबर 1 पे लिखवाया था भाई आज लिखवा रहा, पॉइंट नंबर 2 भी वही है, 3 भी वही है, और चौथा भी वही होगा और आखिरी भी वही होगा। इससे तुम समझ जाओ कितने बस हो गए होंगे पढ़ा पढ़ा कर। बोलो जी यस नॉट। जब तुम कुछ लोग तो धरती पे अंश भी नहीं आया था तब से मार्कर है हमारे हाथ में, बताया तुम लोगों को। बोलो जी यस। और अगर जो आदि गए होंगे तो उन्होंने क्या किया, उनके जो आदि गए थे वो क्या कर रहे थे, बेड पे लेटकर निपल से दूध पी रहे थे दोस्तों उस समय। अरे बोलो यस, सही है। अगर दोस्तों बाकी के जो होंगे वो कैसे होंगे, बाकी के दोस्तों हाथ पकड़ के चलना सीख रहे होंगे। तो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। अब बस खत्म कर रहे हैं मेरे भाई 2 मिनट में, जल्दी लिखो। शेयर बाजार के लेन देन, एक और लिख लो, पहले बीच में घुसाया मैंने कुछ। शेयर बाजार के लेन देन,
याद रखना, शेयर बाजार के जो लेन देन है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते। एक लाइन में बताऊंगा क्यों नहीं होते, बताऊं क्या? जैसे मैंने खान ग्लोबल स्टडीज से जो पैसा कमाया वो मैंने राष्ट्रीय आय में शामिल हो गया, वो मेरे अकाउंट में आया, और वही पैसा मैंने शेयर बाजार में लगा दिया, शेयर खरीद लिए, क्या वो शामिल होगा? तो इसलिए शेयर बाजार के लेन देन। लेकिन आगे सुनो, 2 लाख के शेयर लिए और 2,30,000 के बेच दिए, 30,000 का प्रॉफिट हुआ, वो शामिल होगा। तो शेयर बाजार का लाभ शामिल होगा, लेन देन शामिल। जल्दी से मुझे बताएंगे, भारत की एक कंपनी है, यूएस में स्थापित है और वहां प्रॉफिट कमाती है, इनकम कमाती है, लाभ आय कमाती है, क्या वो इनकम भारत के राष्ट्रीय आय में शामिल होगा? है नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, होगा शामिल, क्योंकि आप भूल गए, रुको आप भूल गए, राष्ट्रीय आय में होता है एनएनपी, नेशनल, और नेशनल का मतलब होता है जो हमारे जो आय प्लस और जाए माइनस, एनएफआई है, भूल गए क्या? तो बताओ, इंडिया की कोई कंपनी जो विदेशों में है और वहां पैसा कमाती है, क्या वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा? होगा। लेकिन दोस्तों एक स्टेटमेंट सुनना, जीडीपी में शामिल नहीं होगा। नहीं समझ पाए? क्योंकि जीडीपी में तो हमारे देश के अंदर, क्या बात बताइए दोस्तों, आनंद आ गया होगा, बोलो यस। तो जल्दी से बताइए, विदेशों की कंपनियां जो भारत में इनकम कमाती हैं, क्या वो भारत की राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा? वो तो उन देश की राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा, लेकिन वो भारत के जीडीपी में जुड़ेगा। तो लिखिए दोस्तों, विदेशों की कंपनियों द्वारा भारत में कमाई गई आय, बढ़िया बात बताइए आपको, विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में कमाई गई आय, क्या बताओ ईमानदारी से फिर से, क्या वो भारत के राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। लेकिन भारत की जीडीपी में जीडी, लेकिन एन नहीं, एन का मतलब जो यहां कमाया जो चला गया वो माइनस, नहीं समझे क्या? चलो एक और, स्थानांतरण भुगतान, लिखिए स्थानांतरित भुगतान। आज ही तो बताया स्थानांतरित वर्ड आए या हस्तांतरित वर्ड आए, इसका मतलब एक तरफा, स्थानांतरित या हस्तांतरित का मतलब एक तरफा, सही है। आगे लिख सकते हैं एरो डाल के, इसी में एग्जांपल के तौर पर, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, बताओ क्या ये सब राष्ट्रीय आय में शामिल होगा? लेकिन ध्यान सुनना, रिटायरमेंट पेंशन शामिल होगा या नहीं? सेवानिवृत्त पेंशन, देखो कितनी बढ़िया बात सिखा रहे। एक साइड मैंने बोला वृद्धावस्था पेंशन, एक साइड बोला सेवानिवृत्त पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन। दोस्तों क्या सेवा नहीं, क्या ओल्ड एज पेंशन शामिल है? याद रखना एक लास्ट स्टेटमेंट, कि जब हम सर्विस दें और पैसा कमाएं, सिर्फ वो पैसा शामिल होता है। हमने क्या दी हो और पैसा कमाया हो, क्या ओल्ड एज पेंशन में कोई सर्विस दी? क्या रिटायरमेंट पेंशन में सर्विस दी? भाई जिंदगी भर उस बंदे ने सर्विस दी, इसी वजह से तो मिल रहा है। तो देखो कितनी बढ़िया बात सिखाती मजे मजे में, कि एक है वृद्धावस्था पेंशन, एक है सेवानिवृत्त पेंशन। तो वृद्धावस्था पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती, लेकिन सेवानिवृत्त पेंशन होती है, बोलो सही है। और लास्ट में बताएंगे कि कमीशन पेड टू एन एजेंट, एक एजेंट को घर बेचने पर दिए जाने वाला कमीशन क्या राष्ट्रीय आय में शामिल होगा? होगा, क्योंकि वो आपको सेवाएं दे रहा है और पैसा कमा रहा है, बोलो क्लियर है। चलिए बताइए, सर्विस ऑफ हाउसवाइफ, जो हाउसवाइफ सेवाएं देती है, क्या शामिल होगा? है तो सेवाएं नहीं देती क्या वो? है देखो, क्या सेवाएं तो देते हैं, लेकिन झाड़ू लगाने का पैसा नहीं मिलता, बोलो यस, क्योंकि उसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है। पहले लो पारिवारिक सेवाएं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उससे पैसा मिल रहा है, क्या वो राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा? लेकिन मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं, क्या उससे पैसा मिलेगा? दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड पारिवारिक सेवाएं। तो ये हो गया राष्ट्रीय आय, फिनिश। अगली क्लास में हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, और हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।